सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल जिसका नाम है अनअकैडमी। सो गाइज आज हम बात करने वाले हैं 27 अक्टूबर 2021 करंट अफेयर। आप मेरे साथ हैं सुमित राठी और मैं बता दूं दोस्तों, ये जो हमारा करंट अफेयर का शो होता है, दिस इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव शो बिकॉज इट कवर्स द एंटायर इंडियन एक्सप्रेस, इट कवर्स द एंटायर पीआईबी। इसके अंदर में द हिंदू कवर होता है और इसके अंदर कवर होता है दोस्तों ऑल इंडिया रेडियो। सो कंप्लीट कवरेज के साथ में दोस्तों ये करंट अफेयर का शो मैं आपके लिए लेके आता हूँ। एंड गाइज आपको मैं बता दूं दोस्तों, ये करंट अफेयर है 27 अक्टूबर का, ठीक है। सो इसके अलावा आपको कुछ भी और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्यारे बच्चों, 2021 में ना यार 4 चैनल हमने शुरू किए थे आपके लिए, और ये जो 4 चैनल हैं इन पे मैं और मेरी टीम पूरी तरीके से आपको डेडिकेटेड होकर हम पढ़ा रहे हैं। मैं चाहता हूँ आप सारे बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले सो दैट आप मेरी और मेरी टीम के साथ में कनेक्ट रहें। मेरे 4 चैनल जो हैं दोस्तों वो ज्योग्राफी 101, यूपीएससी 101, करंट अफेयर 101 और एनसीईआरटी 101। दीज आर द 4 डिफरेंट चैनल्स। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चारों चैनल को दोस्तों, और आप चारों चैनल के साथ में मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। इसके अलावा हम बता दो दोस्तों, अनअकैडमी ऐप पे भी आप मेरे साथ जुड़ेंगे। अनअकैडमी ऐप पर जुड़ने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है दोस्तों, आपको मेरे नाम को फॉलो करना है, सुमित कुमार है, उस पर जाके आप एक बार फॉलो कर लीजिए। जैसे आप फॉलो करेंगे उसके बाद देखो दोस्तों, कोई भी क्विज हो, कोई भी स्पेशल क्लास हो या कोई भी प्लस कोर्स हो, सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो इन सब की चीज़ों इन सब के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें। एंड एक बात मैं और बता दूं दोस्तों, ये मेरा कोड है, मेरा कोड रहेगा सुमित 10। जो भी बच्चा प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, मेरे साथ कनेक्ट होना चाहता है, गाइस प्लीज़ यूज़ द कोड सुमित 10 अभी 10 नवंबर से और अपना जो है 20 नवंबर से। सो 2 प्लस कोर्स में लेके आ रहा हूँ, इन दोनों को मैं एक प्लस कोर्स अपना जो है वो मैं लेके आ रहा हूँ। आप सभी बच्चों से आग्रह रहेगा कि आइए दोस्तों फटाफट इन कोर्सेज को क्या करिएगा, एनरोल कर लीजिएगा। और जिन भी बच्चों को ज्वाइन करना है दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया, आप मुझे मेल कर सकते हैं सारे के सारे बच्चे। मेरी मेल आईडी जो है वो आपको पुराने वीडियो में मिल जाएगी, आप मुझे मेल कीजिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म दिया है उस फॉर्म को भर दीजिएगा, ठीक है। ये हमारे रैंकर्स थे, ऑल इंडिया रैंकर्स जो अनअकैडमी से थे बेसिकली। तो इनके साथ भी आप इनके साथ भी आपको कनेक्ट किया जा रहा है अनअकैडमी की तरफ से। बाकी मुझे लगता है अगली बार आपका भी यहाँ पे फोटो जरूर होगा। आज का जो दोस्तों पहला टॉपिक हम करने वाले हैं दैट इज फ्रेमवर्क फॉर ट्रैफिक मैनेजमेंट ऑफ द ड्रोन। आपको यार एक बात बताइए, अभी आपको पता है दोस्तों, अगस्त के अंदर में भारत सरकार ने ड्रोन के ऊपर एक नए रूल जो है नए नोटिफिकेशन, नए रूल्स जो है ड्रोन के लिए वो नोटिफाई किए थे। अगस्त के बाद में अगर मैं सितंबर की बात करूं दोस्तों, तो सरकार ने क्या किया था, सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लेके आए थे ड्रोन सेक्टर के लिए। तो मैं क्या कह रहा हूँ, सरकार लगातार ड्रोन सेक्टर को क्या दे रही है दोस्तों, बढ़ावा दे रही है। ड्रोन व्हीकल क्या होते हैं, बेसिकली दे आर द अनमैन्ड एरियल व्हीकल, है ना, यही होता है ना यूएवी। अब जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल होते हैं, मतलब इसमें आदमी नहीं होगा, इनको हम रिमोटली बैठ के इनको क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे। अब दिक्कत क्या ना दोस्तों, ये जो व्हीकल्स होंगे दोस्तों, ये आपके एयर स्पेस में उड़ान भरेंगे। अब एयर स्पेस में उड़ान भरेंगे तो इनके बारे में डेटा गैदर रखना, इनके बारे में डेटा कलेक्ट करना ये बहुत ज़रूरी है ना। पता चला कोई मैंड एयरक्राफ्ट से टकरा गया, अपना एरोप्लेन लैंड कर रहा है, एरोप्लेन अपना आ रहा है नीचे, उससे टकरा गया, तो इनसे दुर्घटना हो सकती है। तो उन्हीं के लिए एक फ्रेमवर्क आपका जो है बनाया गया है कि किस प्रकार से ये जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल होंगे इनके ट्रैफिक को कैसे मैनेज किया जाएगा। आपको पता है दोस्तों, जो हमारे मैन एरियल व्हीकल जिनको हम एरोप्लेन बोलते हैं, ठीक है, एयरप्लेन बोलते हैं दोस्तों, जिनको हम बेसिकली मैन बोलते हैं, मैन मतलब आदमी चलाता है ना, उनको ह्यूमन बेसिकली ऑपरेट करते हैं। ऑपरेट तो हम इनको भी करते हैं बट इनमें आदमी नहीं बैठे होंगे, है ना। और लेकिन जो हवाई जहाज है उसको तो आदमी बैठ के चलाता है। तो उनके लिए हमने क्या किया हुआ है, एटीएस, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर सिस्टम। बट एटीएस जो है इनको कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि ये यार आपका ना जो एरोप्लेन है उनसे 100 गुना ज़्यादा, या मैं कह रहा हूँ 1000 गुना ज़्यादा ये आपके अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो हैं वो फ्लाई करेंगे, ठीक है। मेरी आईडी बता दो यार, ईमेल आईडी एक बार बच्चों बता दो, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में लिख दो। ये कर दिया करो यार सारे के सारे बच्चे ना, ये आपस में, ठीक है। कहाँ है स्नेहप्रीत, दीदार प्रीत, प्रीत फैमिली कहाँ है भाई। तो गाइस थैंक यू, शिवांशु, तेजस्वी, थैंक यू वेरी मच। तो अब देखो बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ कि एटीएस जो होता है ना हमारा, दैट इज़ द जो एरोप्लेन होते हैं ना, उनको एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के द्वारा आपका मॉनिटर किया है। मतलब इसको जो आपकी हवाई जहाज वगैरह है ना, तो अपने अपने एयर स्पेस के अंदर में पूरा उनको सिस्टम बताना कौन कहाँ पे है, लोकेशन, ठीक है, वो एटीएस के द्वारा होता है। वो एक पिक्चर देखिए ना, धमाल, ठीक है, उसमें वो कौवा बिरयानी वाला जो होता है वो, तो वो एटीएस का काम करता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का जो है वो काम करता है। तो यहाँ पर वो तो ठीक है, लेकिन आप इनसे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का काम नहीं करा सकते। रीज़न क्या है दोस्तों, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा होंगे, ये 1000 टाइम ज़्यादा होंगे, आप इनसे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का काम नहीं करा सकते। आप मेरी बात समझ पा रहे हो।
अगर आप इन्हीं से कराओगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इनके अंदर में बल्कि वो लगाने पड़ेंगे, ठीक है, मतलब जीपीएस वगैरह सिस्टम, और उससे क्या होगा, इनका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो वो भी एक इनअप्रोप्रिएट है। तो ऐसे में क्या किया जाए, किस प्रकार से इनके ट्रैफिक को मैनेज किया जाए। तो सरकार ने भी क्या किया है दोस्तों, सरकार ने इनके ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए थर्ड पार्टियों को भी, प्राइवेट प्लेयर्स को भी इसमें इंक्लूड किया है, शामिल किया है, ताकि हम बेटर तरीके से, अच्छे तरीके से ड्रोन का क्या कर सके, रजिस्ट्रेशन कर सके, इनका मॉनिटरिंग कर सके और ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है वो हो सके। तो यही टॉपिक है जो आज मैं आपके साथ में यहाँ पे क्या करूँगा, डिस्कस। आपको मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, दोबारा बता रहा हूँ दोस्तों, मैं ध्यान से समझना। मैं क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, जो हमारे जो एयर स्पेस होता है, ठीक है, हमारा जो एयर स्पेस होता है ना, जैसे मैं इंडियन एयर स्पेस बात करता हूँ, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, हमारे खुद के एयरक्राफ्ट उड़ते हैं, या मान लो कोई दूसरे देश का भी एयरक्राफ्ट आता है तो परमिशन मांगता है, ठीक है। अब परमिशन दो चीज़ों से मांगी जाती है, पहला तो होता है दोस्तों सिक्योरिटी पर्पज से, ठीक है, और दूसरा किससे है, अवेलेबिलिटी पर्पज से। मान के चलो उसी लाइन के ऊपर, उसी के ऊपर में कोई दूसरा प्लेन उड़ रहा हो तो इससे दुर्घटना भी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। अब ये काम जो है भारत के अंदर में, इंडियन एयर स्पेस में ये काम देखता है एटीएस, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। अब देखो भारत में हमने अनमैन एयर व्हीकल की बात कर दी है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल हम चला रहे हैं। अब ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो भारत के एयर स्पेस के अंदर में आएंगे ना दोस्तों, इनको परमिशन कौन देगा, तो इनके परमिशन के लिए हमने एक थर्ड पार्टी और प्राइवेट प्लेयर को क्या दिया है दोस्तों, परमिशन। सरकार ने कहा है कि ठीक है भैया, थर्ड पार्टी और प्राइवेट प्लेयर है, आप परमिशन दे सकते हैं, और आपके परमिशन के बाद में ये सब चीज़ें हो जाएंगी। तो ये चीज़ हुआ है। अब जीएस पेपर 2 से संबंधित है दोस्तों, गवर्नमेंट की पॉलिसीज प्लान क्या है, तो उससे संबंधित है। चलिए बात करते हैं। हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है उसने ट्रैफिक मैनेजमेंट रूल जो है ड्रोन के लिए नोटिफाई किया। हमारे जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है उसने ड्रोन के यातायात प्रबंधन ढांचे को क्या किया दोस्तों, अधिसूचित किया। मतलब किस प्रकार से इनका ट्रैफिक जो है उसको मैनेज किया जाएगा, उसको सरकार ने क्या किया है दोस्तों, आपका अधिसूचित कर दिया है। द फ्रेमवर्क हैज़ बीन इशूड अंडर द ड्रोन रूल 2021। ये जो पूरा फ्रेमवर्क है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो हमारा जो ड्रोन रूल 2021 है ना, ठीक है, उसके अंतर्गत में ये पूरा फ्रेमवर्क आपका डिसाइड किया। ड्रोन रूल 2021 कब लागू किए गए थे दोस्तों, अगस्त के अंदर, याद है, करंट अफेयर में मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, पीछे वाले जो है लेक्चर आप उसमें देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। अबाउट न्यू फ्रेमवर्क, अब ये जो नया ट्रैफिक मैनेजमेंट फ्रेमवर्क आया ये क्या है, चलिए मैं बात कर लेता हूं। इसमें क्या हुआ है दोस्तों, पब्लिक मतलब सरकार, प्राइवेट मतलब प्राइवेट पार्टी, निजी पार्टी, और थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर जो है ये ट्रैफिक को मैनेज करेंगे, ठीक है, ये क्या करेंगे, ट्रैफिक को मैनेज करेंगे। और ये वो ट्रैफिक होगा जो 1000 फीट के नीचे रहेगा। 1000 फीट से ऊपर की मैं बात नहीं कर रहा, 1000 फीट से ऊपर अगर जाता है तो अपना एटीएस ही मैनेज करेगा उसको, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, ठीक है, एटीसी मैनेज करेगा। लेकिन अगर उससे नीचे होता है 1000 फीट से नीचे होता है, तो प्यारे बच्चों उसमें ड्रोन आपका पब्लिक, प्राइवेट और थर्ड पार्टी। आप मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे, ठीक है। चेन्नई में एक थीफ को ऐसे ही पकड़ा गया था, अच्छा ठीक है, तो ये बेसिकली आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो द फ्रेमवर्क विल अलाउ थर्ड पार्टी। इसमें क्या हो रहा है, थर्ड पार्टी जो सर्विस प्रोवाइडर है, थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर को अलाउ कर दिया गया है, ठीक है, कि मतलब थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर क्या कर सकते हैं, वो आपको रजिस्ट्रेशन सेवाएं देंगे। मतलब ड्रोन आपने खरीद लिया, उसको रजिस्टर करने की जो सरकार ने जो पावर है वो डेलीकेट कर दी थर्ड पार्टी को। आप फ्लाइट प्लानिंग की, कहाँ से कहाँ होकर आपकी फ्लाइट जाएगी, करना पड़ता है ना, फ्लाइट प्लानिंग की, कौन सा रूट आप लोगे यहाँ पे, ताकि दूसरे किसी ड्रोन के साथ में आप ना टकरा जाओ, ठीक है। डायनामिक डीकॉन्फ्लिकेशन एंड एक्सेस ऑफ सप्लीमेंट्री डेटा, और अगर किसी और प्रकार का डेटा चाहिए, जैसे वेदर इंफॉर्मेशन चाहिए आपको ये चाहिए कि वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ का टरेन कैसा है, पहाड़ी एरिया है, कैसा एरिया है, ठीक है, पेड़ पौधे कितने हैं, जंगल कैसा है, तो वो टरेन की इन्फॉर्मेशन भी आपको थर्ड पार्टी हेल्प प्रोवाइड करेगी, है ना। और पोजीशन ऑफ मैंड एयरक्राफ्ट, और कहाँ पर आपके मैंड एयरक्राफ्ट है, जैसे हवाई जहाज वगैरह, वो कहाँ पे उड़ रहे हैं और किस पोजीशन पे अभी वर्तमान में वो है। तो मैं ये बोल रहा हूँ दोस्तों, हमारी सरकार ने क्या किया है भैया, अभी ये जो ट्रैफिक मैनेजमेंट रूल है ड्रोन के लिए लागू कर दिया है। इस ट्रैफिक मैनेजमेंट रूल को हमने ड्रोन रूल 2021 के तहत में लागू किया, जो हमने अगस्त के अंदर में लॉन्च किया था। अब इसमें होगा क्या, प्राइवेट, पब्लिक और जो थर्ड पार्टी हैं दोस्तों, दे विल प्रोवाइड द सर्विसेज। आप 1000 फीट के नीचे उड़ रहे हो तो जो थर्ड पार्टी होती है वो आपको ट्रैफिक सर्विसेज जो है वो क्या प्रोवाइड कर देगा। थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर जो है ये आपको जैसे रजिस्ट्रेशन की सर्विस देंगे, अपना ड्रोन रजिस्टर कर लो, आप अपनी फ्लाइट प्लान कर सकते हो, ठीक है, बहुत सारी डायनामिक डीकम्प्लिकेशन और भी एडिशनल डेटा जैसे वेदर, ट्रेन, पोजीशन, मैंड एयरक्राफ्ट, तो ये सारा डेटा आप थर्ड पार्टी से ले सकते हो। मतलब जरूरी नहीं कि सरकार ही करेगा, अब ये एटीसी नहीं कर रहा दोस्तों, ये थर्ड पार्टी को सरकार ने सौंप दिया है और वो ये काम करेगा। गुड इवनिंग जमील, कैसे हो आप,
ठीक है। ऑल्सो अ सेट ऑफ सप्लीमेंट्री सर्विस प्रोवाइडर विल बी परमिटेड, और कुछ और भी मतलब थर्ड पार्टी के अलावा भी कुछ सप्लीमेंट्री सर्विस प्रोवाइडर को सरकार ने क्या किया इसके अंदर में हायर किया, जैसे कोई इंश्योरेंस देगा तो वो भी है, ठीक है। कोई डेटा जो है, इनका जो डेटा इकट्ठा होगा, जो कहाँ ड्रोन उड़ता है कैसे उड़ता है, तो उससे जो डेटा जनरेट होगा, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको डेटा एनालिसिस के अंदर में रखा जाएगा इन अनमेन एयरक्राफ्ट व्हीकल का। कुछ ऐसे लोग होंगे दोस्तों जो ट्रैफिक मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है, तो उनको भी इसके अंदर में, तो सरकार ने दोस्तों कईयों को, सबको इसमें अलग अलग पार्टीज़ को इसमें रोल दिया है, ठीक है। तो हमने कोशिश क्या की है कि इंडिया के अंदर में एक अच्छा ड्रोन जो है, ड्रोन का के लिए एक हेल्दी इकोसिस्टम जो है वो तैयार किया जा सके, ताकि ये भविष्य में दोस्तों आगे आने वाले समय में जो आज डिलीवरीज होती है ना अमेज़ोन के द्वारा, मिंत्रा के द्वारा, तो ये फिजिकल डिलीवरी होती हैं। अब आगे आने वाले टाइम पे ये डिलीवरी सारी डिलीवरीज जो होंगी किससे होंगी, ड्रोन से होंगी, ठीक है। तो अब ड्रोन से जब ये डिलीवरी होंगी तो किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो जाए, इसी के लिए दोस्तों आपको बहुत सारे सिस्टम्स रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे। अब ये ड्रोन उड़ेंगे तो कहाँ से उड़ेंगे, ठीक है भाई, नीचे आदमी है, नीचे घर है, अगर मान लो उस पर गिर गया या उसी रास्ते से कोई दूसरा ड्रोन उड़ रहा है, तो हमें इन बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, और यही ध्यान रखा जाएगा किसके द्वारा, इस ट्रैफिक मैनेजमेंट के द्वारा। ओल्ड ड्रोन्स, जितने भी ड्रोन होंगे एक्सेप्ट नैनो ड्रोन्स। अब नैनो ड्रोन्स क्या होते हैं सर, ड्रोन की मैंने कैटेगरीज पढ़ाई हुई है अगस्त के अंदर में, ठीक है, जो हमारा टॉपिक हुआ था, आप उसके अंदर शायद 15 अगस्त के आसपास का टॉपिक होगा, आप जाके देखेंगे, मैंने उसमें ड्रोन पढ़ाया हुआ है। तो जितने भी ड्रोन आप होते हैं, नैनो जोन को छोड़ दो, सबको अपना रियल टाइम लोकेशन शेयर करना होगा, ठीक है। सबको क्या करना होगा, रियल टाइम लोकेशन जो है आपका शेयर करना होगा। अब इस लोकेशन शेयर करने के लिए या तो केंद्र सरकार कोई ऐप या वेबसाइट बनाएगी, या इसके लिए भी कोई थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर होगा जो स्पेशली इसी दिशा में काम करेगा कि भाई जिसको आप लोकेशन अपनी भेज सको कि आपका ड्रोन इस समय पर्टिकुलर समय कहाँ पर है। तो ये सारी सेवाएं भी यहाँ पर होंगी, आपको समझना पड़ेगा। सर्विस प्रोवाइडर जो होंगे दे विल बी परमिटेड टू चार्ज ड्रोन ऑपरेटर, ठीक है, जो सर्विस प्रोवाइडर होंगे, जो ड्रोन चला रहा है भाई, ठीक है, अब उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको वेदर की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि भाई मौसम कैसा है, उसको बता रहे हैं कि वहाँ पहाड़ है, ठीक है, या वहाँ पे जंगल है घना, ठीक है, तो ये सारे टेरेन की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो ऐसे में जो सर्विस प्रोवाइडर होंगे ये ऑपरेटर से क्या लेंगे, एक स्मॉल फीस चार्ज करेंगे, ठीक है, और ये फीस का कुछ हिस्सा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी शेयर किया जाएगा, है ना, एआई जो हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया होती है उसको भी शेयर किया जाएगा, ठीक है। अब आप कहते हैं कि सर इसकी ज़रूरत क्या थी, व्हाट इज़ द नीड फॉर सेपरेट फ्रेमवर्क ऑफ द ड्रोन। भाई आप कह रहे हैं सर ये डेटा हम ऑलरेडी, हमारा एटीसी भी मेंटेन भी तो करता है, अभी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। भाई सुनो, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर सिर्फ हवाई जहाज का डेटा मेंटेन करता है, हमारे जो लड़ाकू विमान है उनका, लेकिन उनके बाद में सोचो ना उसके पास कितना काम है। अब ये जो होने वाला इंडिया में ड्रोन का जो आपने फ्रेमवर्क सेट किया, इससे आप मान के चलो जितनी हवाई जहाज मैंड एयरक्राफ्ट हमारे उड़ते हैं ना, उससे 1000 गुना ज़्यादा अनमैंड एयरक्राफ्ट व्हीकल उड़ेंगे हमारे यहाँ पे, अनमैंड एरियल व्हीकल उड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे में ज़रूरत हो जाती है हमें इन चीज़ों की, ठीक है, तो हमें ऐसा एक अलग से सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो करंट एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट एटीएम सिस्टम हैव नॉट बीन डिजाइन टू हैंडल द ट्रैफिक फ्रॉम अनमैन। और अपना जो सिस्टम है ना, जो आज हम यूज़ कर रहे हैं, है ना, वो भाई बना भी नहीं है, वो ड्रोन के लिए नहीं बना, वो अनमैंड एयरक्राफ्ट के लिए नहीं बना, है ना, तो वो बना भी नहीं है इसके लिए। ऑल्सो इंटीग्रेशन ऑफ अनमैंड एयरक्राफ्ट इन द इंडियन एयर स्पेस यूजिंग कन्वेंशनल मीन्स में रिक्वायर अनमैंड एयरक्राफ्ट टू बी इक्विप्ड विद द बल्की एंड एक्सपेंसिव हार्डवेयर। अब मान के चलो आप कहोगे कि सर हम तो इसी से काम चलाएंगे, पुराने वाले से ही काम चलाना चाहते हैं, ठीक है सर, माउंटेन एरिया में ये ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, नहीं आलोक, हर जगह बेनिफिशियल होगा, ठीक है, हर जगह बेनिफिशियल होगा। जब आप ड्रोन सिस्टम को ले आओगे, ड्रोन को ले आओगे, तो जो ये डिलीवरी वगैरह जो है ये बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है, जो व्हीकल का मूवमेंट है वो बहुत आसान हो जाएगा, तो टाइम रिड्यूस हो जाएगा, तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है अपने कंट्री के अंदर में वो काफ़ी इंप्रूव होगी, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, आप कहोगे सर नहीं तो हम तो जो हमारा पुराने वाला एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम उससे काम चलाएंगे, सरकार उससे भी काम चला सकती थी, बट इसके लिए करना क्या पड़ेगा आपको, इन ड्रोन के अंदर ना भारी भरकम एक्सपेंसिव जो है इक्विपमेंट सेट करने पड़ेंगे। और ये जो इक्विपमेंट आप भारी भरकम इसमें सेट करोगे ना, इससे क्या होगा, ये ड्रोन बहुत बल्कि हो जाएगा और ये होंगे भी बहुत महंगे, तो फिर ड्रोन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो बहुत हैवी हो जाएगा, तो उसका मतलब नहीं बनता, तो हमारा ओरिजिनल पर्पज़ जो है ना ड्रोन बनाने का वो डिफीट हो जाएगा। साथ ही साथ हमारे जो ट्रैफिक मैनेजमेंट सर्विस जो प्रोवाइड की जाती है एटीसी के द्वारा, ये सिर्फ मैंड एयरक्राफ्ट के लिए होती है, और आप इनको इतना बड़ा नहीं कर सकते कि आप इनसे अनमैंड एयरक्राफ्ट का भी कर लो, क्योंकि ये 100 टाइम ज़्यादा होने वाले हैं। अनमैंड एयर ड्रोन, हवाई जहाज ज़्यादा होंगी, ड्रोन ज़्यादा होंगे, आप सिंपल सी बता सकते हो भाई, ठीक है भाई, ड्रोन ज़्यादा होगा, हवाई जहाज ज़्यादा होगी, ड्रोन ज़्यादा होंगे। तो ऐसे के अंदर में आप अपनी जो एग्जिस्टिंग एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है आप उसको बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं कर सकते, ठीक है ना।
अच्छा, तो ड्रोन मैनेजमेंट इंडिया में क्या है? तो ड्रोन मैनेजमेंट का मैंने बताया था दोस्तों, सरकार ने देखो अभी 15 सितंबर को सरकार ने एक पॉलिसी बनाई थी, किसके ऊपर? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, कि जितना ज़्यादा आप देश के अंदर में ड्रोन का प्रोडक्शन करोगे, सरकार उतना ही आपको क्या देगी दोस्तों? इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी। मतलब जितना प्रोडक्शन उतना ही इंसेंटिव, जितना प्रोडक्शन उतना इंसेंटिव। ठीक है, सरकार ने कुल मिला के 120 करोड़ रुपए जो है ये अलॉट किए हैं फॉर द 3 फाइनेंशियल ईयर, 3 वित्तीय वर्ष के लिए, 1 2 3, 3 वित्तीय वर्ष के लिए सरकार ने 120 करोड़ जो है ये इतना रुपए का आवंटन सरकार ने किया है। द मिनिस्ट्री हैड ऑन अगस्त 25 नोटिफाइड द ड्रोन रूल 2021, है ना? आपको पता है, मैंने बताया था अभी 25 अगस्त की बात है। 25 अगस्त को सरकार ने ड्रोन रूल नोटिफाई किया है, जिससे भारत के अंदर में ड्रोन इकोसिस्टम को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा, है ना? एंड ईज द रेगुलेशन ऑन द ड्रोन ऑपरेशन इन इंडिया। और भारत में जो ड्रोन ऑपरेटन में ड्रोन संचालन का नियमन था, ठीक है, उसको क्या किया है दोस्तों? उसको आसान बना दिया है। ठीक है, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ फॉर्म्स दैट नीड टू बी फिल टू ऑपरेट फ्रॉम 25 to 5। पहले क्या होता था, अगर आपको भारत में ड्रोन उड़ाना है तो 25 फॉर्म भरने पड़ते थे। ठीक है, लेकिन आप 25 फॉर्म नहीं भरने, यू नीड टू फिल ओनली 5 फॉर्म, आपको 5 फॉर्म भरने की ज़रूरत है, दैट्स इट। ठीक है, एंड टाइप ऑफ फीस चार्ज फ्रॉम द ऑपरेटर्स फ्रॉम द 72 to 4। पहले 75 फीस भरनी पड़ती थी आपको, अब सिर्फ 4 फीस भरनी है और आप ड्रोन उड़ा सकते हो। ठीक है, नीड फॉर स्ट्रिक्टर रूल्स एंड रेगुलेशन, इस बात में देखो कोई दो राय नहीं। आपको पता है ना, आपके जम्मू एंड कश्मीर में एक एयरफोर्स स्टेशन के पास में एक ब्लास्ट हुआ था ड्रोन से, है ना? अब ये क्या हो रहा है ना, आतंकवादी जो हैं, टेररिस्ट लोग जो है ना, ये भी आपके ड्रोन को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, एक्सप्लोजिव फाड़ने के लिए, इंडिया के अंदर में जासूसी के लिए, ठीक है, या कोई हमला करने के लिए। दे ऑल्सो यूज दैट दीज ड्रोन्स। सो रिसेंटली ड्रोन्स वर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम्स टू ड्रॉप एक्सप्लोजिव डिवाइसेस ट्रिगर्ड ब्लास्ट इनसाइड द एयरफोर्स स्टेशन इन द टेक्निकल एरियाज इन द जम्मू। आपको होता है ना, जम्मू के अंदर में हुआ था, अभी ऐसे घटना हुई थी। तो उसके बाद में हमने देखा है कि हाँ यार, अभी ड्रोन का ऐसा नहीं है कि इंडिया में आप कुछ भी करो, ड्रोन के रेगुलेशन में भी स्ट्रिक्ट रूल होने आवश्यक है। अगर मैं पास्ट 2 साल की बात करूँ ना, तो ड्रोन हैव बीन डिप्लॉयड रेगुलरली बाय पाकिस्तान बेस्ड आउटफिट टू स्मगल आर्म्स, एम्यूनेशन, ड्रग्स इनटू द इंडियन टेरिटरी। पिछले 5 साल के अंदर, पिछले 2 साल में अगर हम बात करें, तो बहुत सारे जो है पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान बेस्ड आउटफिट ने भारत में आर्म्स स्मगल करने के लिए, भारत में ड्रग स्मगल करने के लिए, उन्होंने बहुत सारे ड्रोन का क्या किया है दोस्तों? इस्तेमाल भी यहाँ पर किया है सर। इसीलिए शायद बीएसएफ का एरिया बढ़ाने का पीछे कई सारे रीज़न है यार। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट फिगर, 167 ड्रोन साइटिंग्स वर रिकॉर्डेड अलॉन्ग द बॉर्डर विद द पाकिस्तान इन 2009। आप देखो 2019 के अंदर में आपके बॉर्डर के आसपास पाकिस्तान से लगभग 167 ड्रोन भारत की तरफ आए थे। इन 2077 देर वर 77 सच साइटिंग। आपने 2020 में भी 77 ऐसे ड्रोन देखे। विद द रैपिड proliferation of drone technologies and potential growth of its global market in the recent year, the possibility of drone attack cannot be ruled out, ठीक है, even in the safest city of the world। अब देखो जिस प्रकार से ड्रोन का विस्तार हो रहा है, इस ड्रोन प्रौद्योगिकी का तेजी से प्रसार हो रहा है, आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते दोस्तों कि दुनिया के अंदर में जो बहुत ही जो सेफ शहर भी आप मानते हो ना, वहाँ पर भी, इन शहरों पर भी ड्रोन का हमला हो सकता है। सुरक्षित से सुरक्षित शहरों में ड्रोन का हमला हो सकता है, आप इसकी संभावना से इनकार नहीं कर सकते। और इसीलिए प्यारे बच्चों, आपको क्या करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में हमें सोचना पड़ेगा। ड्रोन आर बिकमिंग अ सिक्योरिटी थ्रेट्स, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि ड्रोन जो है हमारी सुरक्षा के लिए एक नया खतरा बन गया है। अभी दोस्तों नवंबर के अंदर में ना हम एक कोर्स लेके आएंगे जिसमें मैं इंटरनल सिक्योरिटी आपको कराऊंगा, साथ साथ मैं डिजास्टर मैनेजमेंट आपको कराऊंगा। ठीक है, तो वहाँ भी मैं आपको इन चीज़ों के बारे में डिटेल से बताऊंगा। सो ड्रोन जो है, दे आर बिकमिंग सिक्योरिटी थ्रेट्स, पर्टिकुलरली इन द कॉन्फ्लिक्ट जोन। जो कॉन्फ्लिक्ट जोन है हमारे, उनके अंदर में सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं, खतरा जो है, ये बन के आ रहे हैं। वेयर नॉन स्टेट एक्टर्स आर एक्टिव्स एंड हैव ईजी एक्सेस ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज। कई जगह ऐसे हैं, जैसे पाकिस्तान ये टेररिस्ट हेवन है, तो इनके अंदर में क्या है, जो नॉन स्टेट एक्टर हैं, ठीक है, जो आतंकवादी लोग हैं, इनको इनकी इस तकनीकी का आसानी से उनको, मतलब उनके तकनीक हाथ लग जाती है। अब पता नहीं कहाँ से सरकार प्रोवाइड करती है, उनकी क्या करता है, तो वो इनको बहुत आसानी से इनके हाथ में लग जाती है और उससे बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, उससे क्या होता है दोस्तों, बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रीलिम्स स्पेसिफिक। प्रीलिम्स के लिए हमें क्या करना है, तो पहली बात, ओवरव्यू ऑफ द न्यू रूल्स। आपको देखो पता होना चाहिए, जो नए आपके ड्रोन के जो रूल आए हैं ना, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। सवाल आ सकता है पुराने रूलों में और नए रूलों में अंतर क्या है। जैसे मैंने बताया था, पहले 25 फॉर्म भरने पड़ते थे, अब 5 भरने पड़ते हैं। पहले 75 फीस भरनी पड़ती थी, 74, अब सिर्फ 4 फीस भरनी पड़ती है ना? कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनको एक्सटेंशंस हैं, जैसे नैनो जोन है, ठीक है, नैनो ड्रोन है, उसको कुछ एक्सटेंशंस मिले हैं, ठीक है, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा। किस किस के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत है, किन किन के लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, टाइप ऑफ ड्रोन, आपको ये सब पढ़ने पड़ेंगे। बिल्कुल 2022 के लिए, 23 के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है भाई ये, है ना? सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ड्रोन का समय आने वाला है। समझ में आ रही बात? तो सवाल पूछा जाएगा।
अगला टॉपिक है प्यारे बच्चों एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसको हम बोलते हैं AIIB। अभी हाल ही के अंदर में AIIB जो है एक मल्टीलेटरल बैंक है, ठीक है, मल्टीलेटरल बैंक है, मल्टी इंटर गवर्नमेंटल बैंक है, बहुत सारी सरकारें ने मिलकर इसको बनाया था। इसका काम क्या है दोस्तों, देखो नाम से ही आप समझ गए होंगे, एशिया के अंदर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। एशिया के अंदर में ये इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या करेगा दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करेगा, है ना। तो एक बेसिक काम है इसका एशिया के अंदर में इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर किसके लिए, देखो पहला सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आपको क्रिएट करना है, दूसरा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हो गया हेल्थ, ठीक है, देखो ये याद रखो, हेल्थ एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है। हेल्थ के बाद अगर मैं बात करूँ दोस्तों एजुकेशन इज ऑल्सो आ सोशल प्रोजेक्ट। इकोनॉमिक में मैं अगर बात करता हूँ तो मान लो रोड बनाने की हम बात कर लें, ठीक है, तो वो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है ना। अगर हम कुछ और ऐसे ही चीज़ें की बात करें तो वो इसमें, तो हमें सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बात जो है स्थापना की गई है। प्यारे बच्चों अभी अभी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है इसने कहा है कि वो भारत के अंदर, इंडिया के अंदर दोनों ही प्रकार के इन्वेस्टमेंट करेगा। दोनों प्रकार के इन्वेस्टमेंट मतलब ऐसी इन्वेस्टमेंट भी करेगा जिससे सोशल आपकी इन्वेस्टमेंट हो, और ऐसी इन्वेस्टमेंट भी करेगा जो इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिससे भारत देश का एक संपूर्ण क्या हो, विकास हो। साथ ही साथ में AIB ने भारत को भी बोला है कि आप भी अपने यहाँ पर सोशल इन्वेस्टमेंट को बढ़ाओ। आपको ज़रूरत है सोशल इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की, आपको ज़रूरत है अपने हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने की, ठीक है, आपको ज़रूरत है दोस्तों आपका जो एजुकेशन पॉलिसी है, एजुकेशन सेक्टर है उसके अंदर में इम्प्रूव करने की। और इसका जो हेड ऑफिस है दोस्तों वो चाइना के अंदर है। चाइना के अंदर सिटी कौन सी है दोस्तों, शंघाई, तो वहाँ पर है ये, ठीक है। सर आप यूट्यूब पर होगी प्रियंका, किसने मना किया, आप ये कंक्लूजन मत निकाला करो। ये 27 तारीख का करंट अफेयर है, आप ऊपर डेट तो देखिए एक बार, ये 27 तारीख का करंट अफेयर है। तो ये मैं करा रहा हूँ बस यहाँ पे, और यहाँ से मैं यूट्यूब पे भी डाल देंगे, तो मैं करा रहा हूँ बस। अब आज का वाला तो यूट्यूब पे होगा ही ना, ठीक है, अपना यूट्यूब पे ही होगा, और कल से सुबह 8 बजे ही करा दूंगा मैं, ठीक है, कल से सुबह 8 बजे आपका करंट अफेयर आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। अपने से मत निकाला करो, ठीक है। कंक्लूजन है ना। GS पेपर 2 से रिलेटेड है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड इसके अंदर में जितने भी इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, एजेंसी, फोरा, उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उनके क्या क्या काम होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर में क्या करते हैं प्यारे बच्चों, कवर करते हैं। कॉन्टेक्स्ट समझिए, जो हमारा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है उसने क्या बोला है दोस्तों, इट वुड लाइक टू फंड बोथ सोशल एज वेल एज क्लाइमेट रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। इसने कहा है भारत के अंदर में कि वो आने वाले वर्षों में भारत में जितने भी सामाजिक और साथ ही साथ में जलवायु लचीला बुनियादी ढांचा है, दोनों को वित्त पोषित करेगा। मतलब जो हम ऐसा जो भारत के अंदर में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, रोड बनाएंगे भाई, ब्रिज बनाएंगे, वो क्लाइमेट रेजिलियंट हो, मतलब क्लाइमेट चेंज का, रेजिलियंट का मतलब है कि उनके क्लाइमेट चेंज का उनके ऊपर प्रभाव कम पड़े, ठीक है, पड़ेगा तो सही, ऑब्वियस बात है, बट कम प्रभाव पड़े, वो रेजिलियंट हो उसके प्रति। अगर प्रभाव पड़ भी रहा है तो उन पर ज़्यादा मतलब कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ना, अफेक्ट नहीं होना चाहिए उनको। सो ऑल इंडिया जो हमारा है ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है, तो इससे यही हुआ है, हैज सेड दैट इट वुड लुक टू फंड बोथ सोशल एज वेल एज क्लाइमेट रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया इन द कमिंग ईयर्स। मीनवाइल इट हैज ऑल्सो आस्क्ड इंडिया टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन रैम्पिंग ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज हेल्थ केयर सिस्टम। साथ ही साथ इसने भारत को भी कहा है कि इंडिया को भी काम करना चाहिए, इंडिया को अपने यहाँ पे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, साथ ही साथ में दोस्तों जो यहाँ का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको, हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए काम करना चाहिए दोस्तों। तो ये किसने बोला है दोस्तों, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने बोला है, ठीक है। समझ में आई बात, क्या है AIIB अभी बताऊंगा, बट AIIB ने कहा है कि भाई वो भारत के अंदर में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्वेस्ट करना चाहता है, साथ ही साथ में जो क्लाइमेट रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है इन द कमिंग टाइम। जबकि उसने ये भी बोला है कि इट हैज़ ऑल्सो आस्क इंडिया टू स्ट्राइक अ बैलेंस, भारत को उसने कहा है कि बैलेंस स्ट्राइक करना है, कि आप जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें तो इन्वेस्ट करो ही करो भाई, रोड बनाओ, रेल बनाओ, पुल बनाओ, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आपको हॉस्पिटल भी बनाने हैं, आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो आपके स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल, वो भी बनाने हैं। तो दोनों के अंदर में आपको एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है अगर आप डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट चाहते हो तो। अब बात आती है सर व्हाट इज़ ऑल, ये AIIB है क्या, ठीक है, तो AIIB की फुल फॉर्म याद रखो, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक।
ये एक मल्टीलेटरल का मतलब क्या होता है, मैंने बताया आपको दोस्तों, वर्ड होते हैं हमारे पास, जैसे एक वर्ड होता है यूनिलेटरल, ठीक है। यूनिलेटरल का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक मात्र अकेला देश। फिर एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं बायलेटरल, ठीक है, जिसमें दो देश आते हैं। फिर एक होता है दोस्तों जिसको हम ट्राइलेटरल बोलते हैं, तीन आते हैं। फिर एक होता है जिसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, क्वाड, ठीक है। सो उसमें चार होते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग देश होते हैं। तो ये मल्टीलेटरल है, मतलब बहुत सारे देश इसके अंदर हैं। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इज अ मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक, एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है विद अ मिशन टू इंप्रूव सोशल एंड इकोनॉमिक आउटकम इन एशिया एंड बियॉन्ड, जिसका मुख्य काम क्या है कि एशिया और एशिया के बाहर जो सोशल और इकोनॉमिक आउटकम है उसको क्या करना है दोस्तों, इंक्रीज करना है, उसको इंप्रूव करना है, सोशल को भी और इकोनॉमिक आउटकम को इंप्रूव करना है, एशिया में और एशिया के बाहर भी, है ना। जब इसको बनाया गया था दोस्तों 57 फाउंडिंग मेंबर्स थे इसके, मतलब 57 देश थे जिन्होंने मिलकर इसको बनाया था। सो एट दैट टाइम देर आर द 57 फाउंडिंग मेंबर, और उन सबको इसकी मेंबरशिप दी गई थी। जो फाउंडिंग मेंबर्स थे सबके पास में AIIB की क्या है दोस्तों, मेंबरशिप है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है प्यारे बच्चों, इसका मुख्यालय आपको मिलेगा बीजिंग के अंदर में। द बैंक स्टार्टेड ऑपरेटिंग आफ्टर द एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू फोर्स, ये एग्रीमेंट आया आपका 25 दिसंबर 2015, मतलब बहुत पुराना बैंक नहीं है, ठीक है, अभी रिसेंटली इसको स्थापित किया गया है। तो 25 दिसंबर 2015 को बेसिकली इसकी जो आपकी वो है वो आपकी जस्ट एक सेकेंड रुकना यार। ओके, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ 25 दिसंबर 2015 को ये एग्रीमेंट अभी हमारे फोर्स मतलब लागू हुआ है, इसको रेटिफाई किया है। जब से जो हमारे 10 मेंबर स्टेट है, जब उन्होंने देखो क्या होता है ना, जैसे मेंबर नेशंस हैं, ठीक है, फाउंडिंग मेंबर्स हैं, जब वो उस एग्रीमेंट को रेटिफाई करते हैं तो वो चीज़ लागू होती है। तो 10 मेंबर ने जब इसको रेटिफाई कर दिया तब इसको स्टार्ट किया है 25 दिसंबर 2015 से, होल्डिंग अ टोटल नंबर ऑफ 50% ऑफ इनिशियल सब्सक्रिप्शन ऑफ अथोराइज कैपिटल स्टॉक। और ये जो 10 देश हैं इनके पास जो कैपिटल स्टॉक था, ठीक है, इसकी जो परसेंटेज शेयर थे, उनके पास में 50% इनके परसेंटेज शेयर भी हैं। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है सर, इसको हमने किस काम के लिए इसको स्टार्ट किया था। सो बाय इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, शिवांशु थैंक यू यार। बाय इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, हम ये चाहते हैं कि जो बुनियादी ढांचा है ना, सस्टेनेबल मतलब टिकाऊ। सस्टेनेबल का मतलब क्या समझते हो, ये वर्ड बहुत बार आता है, ठीक है, इसका मतलब है टिकाऊ। टिकाऊ का मतलब क्या होता है दोस्तों, आज आप बना रहे हो, ठीक है, तो आज आप अपनी ज़रूरतें ध्यान करके बना रहे हो, लेकिन कल आपके बच्चे भी होंगे, कल परसों उसके उनके भी बच्चे होंगे। सस्टेनेबल का मतलब क्या है कि आप आज तो कंज्यूम कर रहे हो तो वो आप भविष्य को भी ध्यान में रख के करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब कुछ आज ही खत्म कर दो, भविष्य के लिए सोचो ही ना। तो जब सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, इसका मतलब क्या कि हमें एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है जो आज की ज़रूरतों को पूरा करे और भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की ज़रूरतों को भी क्या करे दोस्तों, आपका पूरा करे, ठीक है। सो हमें क्या करना है, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, ये इसका उद्देश्य है दोस्तों। एंड अदर प्रोडक्टिव सेक्टर टुडे, इसका एम है, इट एम्स टू कनेक्ट पीपल, ये लोगों को जोड़ना चाहता है। इट एम्स टू प्रोवाइड सर्विसेज एंड मार्केट्स दैट ओवर टाइम विल इम्पैक्ट लाइव्स ऑफ द बिलियंस एंड बिल्ड अ बेटर फ्यूचर। तो ये इसका उद्देश्य है, किसका दोस्तों, AIIB का। आज टिकाऊ बुनियादी ढांचे और अन्य उत्पादक क्षेत्रों में निवेश करके इसका उद्देश्य लोगों, सेवाओं और बाजारों को जोड़ना है, अलग अलग लोगों को, अलग अलग जगहों के, अलग अलग सर्विसेज को, अलग अलग देशों के बाजार को आपस में जोड़ना है, जो समय के साथ अरबों लोगों के जीवन को क्या करेगा, प्रभावित करेगा और उनके जीवन को बेहतर बनाने का काम करेगा। इसकी मेंबरशिप अगर आज हम देखें दोस्तों तो 100 मेंबर हैं इसके अंदर में, मोर देन 100 मेंबर्स हैं, ठीक है, 100 से भी अधिक इसके क्या हैं अभी दोस्तों सदस्य हैं। वोटिंग राइट्स की बात करेंगे तो इसका सबसे बड़ा शेयर जो है वो चाइना के पास है। चाइना के पास इसके कुल मिला के 26.61% शेयर है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, जब AIIB बनाया गया था ना, तो पर्पस क्या था पता है, कि जो वर्ल्ड बैंक है ना, इसके बराबर का एक संस्थान खड़ा किया जाए, ऐसा इसका सोचना था। तो जो चाइना थी, तो चाइना ने कम से कम इसके 26.61% जो शेयर है, वोटिंग शेयर है, वो चाइना के पास है। इसके बाद इंडिया के पास है इसके 7.6% शेयर, रशिया के पास है इसके 6.01 शेयर, जर्मनी के पास है इसके 4.2 शेयर। सो ये 4 बड़े देश हैं जिनके पास में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वोटिंग राइट्स हैं, किसके दोस्तों, आपके एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के। द रीजनल मेंबर होल्ड 75% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर इन द बैंक, ठीक है। इस बैंक के अंदर में जो 75% में जो वोटिंग पावर है वो रीजनल प्लेयर्स के पास है। रीजनल मतलब वही एशिया के आसपास के जो लोग हैं, एशिया के जो देश हैं, उनके पास में इनकी वोटिंग पावर है।
अब इसमें ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, जैसे आपने देखा होगा, ठीक है, आईएमएफ के अंदर में है, ठीक है, आईएमएफ के अंदर में बोर्ड ऑफ गवर्नर, ये वो, तो ऐसा इसमें भी है। तो इसके अंदर में अलग अलग ऑर्गन क्या है दोस्तों, सबसे पहला इसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर। तो बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है ना, इट कंसिस्ट ऑफ वन गवर्नर एंड वन अल्टरनेट गवर्नर, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ गवर्नर में क्या होता है, एक तो गवर्नर अपॉइंट किया जाता है और एक ऑल्टरनेट गवर्नर अपॉइंट किया जाता है हर मेंबर कंट्री के द्वारा। गवर्नर और ऑल्टरनेट गवर्नर जो होते हैं, दे सर्व एट द प्लेजर ऑफ द अपॉइंटेड मेंबर, ठीक है। सो जो अपॉइंटेड मेंबर जो है उसके प्लेजर के ऊपर में वो सर्व करते हैं। फिर होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये क्या है दोस्तों, बोर्ड ऑफ गवर्नर। गवर्नर में क्या होगा, एक गवर्नर और एक अल्टरनेट गवर्नर, ठीक है, दो होंगे, एक गवर्नर दूसरा अल्टरनेट गवर्नर, ठीक है। उसके अलावा एक कह रहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब क्या है, नॉन रेजिडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायरेक्शंस ऑफ द बैंक्स जनरल ऑपरेशंस, एक्सरसाइजिंग ऑल पावर डेलीगेटेड टू इट बाय द बोर्ड ऑफ गवर्नर। जो बोर्ड ऑफ गवर्नर ने इनको काम करने को दिया है ना, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो काम करेंगे। गवर्नर डायरेक्टर मतलब दे आर ऑफिशियल्स, जो ऑफिशियल काम करेंगे। गवर्नर जो फैसले लेंगे, समझ रहे हो, डायरेक्टर जो पेपर वर्क करेंगे। सो नॉन रेजिडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायरेक्शन ऑफ द बैंक्स जनरल ऑपरेशन। जो जनरल ऑपरेशन हैं वो ये काम करेंगे। इसके बाद में इंटरनेशनल एडवाइजरी पैनल होगा। द बैंक हैज़ एस्टैब्लिश्ड एन इंटरनेशनल एडवाइजरी पैनल AIP टू सपोर्ट द प्रेसिडेंट एंड सीनियर मैनेजमेंट ऑफ द बैंक स्ट्रैटेजिक्स एंड द पॉलिसीज एज वेल एज द जनरल ऑपरेशन इश्यूज। तो इसके लिए एक इंटरनेशनल एडवाइजरी पैनल भी होगा, अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार पैनल होगा। इसका काम होगा बैंक की रणनीतियों और नीतियों के साथ साथ सामान्य परिचालन मुद्दों पर अध्यक्ष और वरिष्ठ प्रबंधन का समर्थन करने के लिए, ठीक है। अब इससे संबंधित चीजें क्या है, क्या क्या पेपर में आ सकती हैं दोस्तों। देखो, पहली बात तो ऑल इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का कंपेयर कराया जा सकता है एशियन डेवलपमेंट बैंक से वर्सेस वर्ल्ड बैंक। तो ये तीनों चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे कंपेयर करा सकता है, आपको कंफ्यूज कर सकता है वो। इसके अलावा कि AIIB जो है, इसके मेंबर नेशंस कौन कौन से हैं, टॉप के स्टेक होल्डर कौन कौन से हैं, मतलब सबसे ज़्यादा शेयर किस किस के पास है, टॉप में कौन आता है, वोटिंग पावर किसके पास है, कितनी है, ठीक है। AIIB सपोर्टेड प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, भारत के अंदर में कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको AIIB सपोर्ट करता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मैंने इस पे मेंस का क्वेश्चन भी रखा है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। आपको एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक पर एक शॉर्ट नोट लिखना है। शॉर्ट नोट में कुछ नहीं है, ठीक है, आपको इसके जेनेसिस के बारे में बताना है, उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, कौन कौन से देश है, कितने मेंबर देश है, उनका वोटिंग पावर क्या है, और इसके अंदर में अलग अलग ऑर्गन कैसा है, जो मैंने बताया, बोर्ड ऑफ गवर्नर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, एक पैनल है। तो ऐसे आपको इसके बारे में कंप्लीट लिख देना है, ठीक है। अच्छा गाइज, ये ध्यान रखो कि अभी आपको 38% ऑफ मिल रहा है अनअकैडमी का, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं। 9 मंथ का सब्सक्रिप्शन अभी भी चल रहा है, 31 तक ये वैलिड रहेगा दोस्तों, 31 अक्टूबर तक। जिस बच्चे को ज्वाइन करना है दोस्तों, सीधा मुझे मेल करो, या मैंने आपको बताया मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो यार, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आप मुझे क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, किसी बच्चे को करना है, या जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें एक लिंक दिया हुआ है, जाके फॉर्म को भर दो, ठीक है। तो आपको मेरी टीम की तरफ से कॉल आ जाएगा, दे विल इंस्ट्रक्ट यू, दे विल गाइड यू कंप्लीटली। अच्छा दोस्तों, मैं बता दूं आपको 9 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है, ये सब्सक्रिप्शन आपको सिर्फ 45,675 में मिल रहा है। इसमें 20 किताबें जो हैं वो आपको क्या मिल रही हैं दोस्तों, फ्री मिल रही हैं, ठीक है। ये यूजुअल सब्सक्रिप्शन है, मैं तो कहता हूँ यार यही ज्वाइन करो। 1 साल 2 साल का सब्सक्रिप्शन, ऐसे 3 साल का भी आपको मिलता है। तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन जो होता है ना दोस्तों, उसका देखो पहले प्राइस था 77,000 रुपये, अभी 2 साल का प्राइस था 1,12,000, पर अब डिस्काउंट प्राइस चल रहा है, एक साल का है 57,000 लगभग, ठीक है, 2 साल का है लगभग 82,000 रुपये। और इस पर भी पता है, जब आप मेरा कोड यूज़ करोगे दोस्तों, यू विल गेट 10% डिस्काउंट, आपको 10% क्या मिल जाएगा यहाँ पर भी, यू विल गेट डिस्काउंट ऑफ 10%, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, तो ये आइकॉनिक का प्राइस, आइकॉनिक में पता है ना आपको क्या मिलता है दोस्तों, यहाँ पर आपको पर्सनल मेंटोरशिप मिलती है, पर्सनल मेंटर मिलते हैं आपको। ये ओल्ड प्राइस है, पहले था 1,02,000, ठीक है, और 2 साल का था 1,55,000, बट अभी ये प्राइस है। और यहाँ पर भी आपको क्या मिल रहा है दोस्तों, डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है, कितने का, 10% का, और मेरे कोड से। ये ऑफर सिर्फ 31 अक्टूबर तक है दोस्तों, ठीक है। सो जल्दी जाइए, सब्सक्राइब कीजिए फटाफट से। और देखो, कोड याद रखना, जो बच्चा मेरे साथ जुड़ना चाहता है, कोड रखना है सुमित10। ये काफ़ी सारे बच्चे होते हैं, क्या होता है स्टार्टिंग में, मान लो 1-2 दिन उन्होंने मेल किया मेरे से, जवाब नहीं, मैं नहीं बात कर पाया उनसे, तो वो क्या करते हैं, फिर किसी दूसरे एजुकेटर का कोड लगाते हैं या किसी दूसरे बंदे का कोड लगाते हैं। फिर बाद में उनको पता चलता है कि ओहो सर, हमसे तो गलती होगी, ठीक है, हम तो आप ही के साथ जुड़ना चाहते थे, बट आपका कॉल आया नहीं, तो हमने दूसरे से बात की, तो उसने अपना कोड लगवा दिया। तो ऐसे केस में दोस्तों, आई वॉन्ट एबल टू हेल्प यू। मैं पहले बता रहा हूँ, आज भी 3 केस ऐसे मैंने देखे हैं, ठीक है। वो बच्चे मेरे पीछे पड़ जाते हैं कि सर नहीं आप ही अपने ग्रुप में करो। भाई मैं नहीं करूँगा, सीधी सी बात है, ठीक है। रूल आर रूल, आपने जिसका कोड यूज़ किया है आपको वही करेगा, ठीक है।
ओके, नहीं नहीं, जो ये है ये आफ्टर डिस्काउंट है शुभम, ये आफ्टर डिस्काउंट है, दिख रहा है आपको, इंट्रोडक्टरी प्राइस विद 10% डिस्काउंट, डिस्काउंट के बाद है ये, ठीक है, ये 9 मंथ का डिस्काउंट के बाद है, ठीक है ना। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और 45,000 रुपये जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, तो इसकी टेस्ट सीरीज़ भी आपको फ्री मिलेगी अगर आप 1 साल से ऊपर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, कॉम्बो सब्सक्रिप्शन, तो ठीक है। किताबें तो 9 मंथ वाले पे भी फ्री मिल रही है। अच्छा दोस्तों, अब बात करते हैं साउथ चाइना सी डिस्प्यूट की, ठीक है। ये साउथ चाइना डिस्प्यूट के बारे में तो आपको पता ही होगा प्यारे बच्चों, ठीक है, किस प्रकार से साउथ ये जो है ना, ठीक है, ये आपका इधर ये साउथ चाइना सी है, इसके अंदर में चाइना इसको क्लेम करता है, रिसोर्स रिच एरिया है, ठीक है, इसके अंदर में बहुत सारे रिसोर्स हैं यार, ठीक है, अलग अलग प्रकार के, आप क्रूड ऑयल की बात कर लो, गैसियस रिजर्व की बात कर लो, और यहाँ से ट्रिलियन ऑफ एयर जो आपका मराइन ट्रेड है वो पास होता है, बहुत सारी समुद्री जहाज यहाँ से पास होते हैं। और चाइना कहता है ये पूरा एरिया किसका है, उसका है, पर्सनल एरिया है उसका, भाई उसका खुद का टेरिटोरियल जोन है ये, और इसमें से जब कोई भी निकलेगा तो उसको चाइना को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो इस पे जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है वो कई आसपास के देशों के साथ में दोस्तों, इसकी वजह से चाइना क्या है उसमें आ रहा है, विवाद में आ रहा है। तो आसियान के बहुत सारे देश हैं अभी, और उन आसियान देशों के साथ में अभी चाइना ने एक एग्रीमेंट किया था कि चलो यार ऐसे कब तक लड़ाई करते रहेंगे, ठीक है, मुद्दा एक दिन बैठ के सुलझाना पड़ेगा, तो चलो सुलझा लेते हैं। तो उसी से संबंधित चीज़ें हैं, तो मैं इसमें बताऊंगा आपको साउथ चाइना से डिस्प्यूट है क्या, और अभी एक एग्रीमेंट हुआ है आसियान नेशंस के साथ में, वो एग्रीमेंट क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये टॉपिक है हमारा जीएस पेपर 2 का, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, जिससे भारत और भारत के लोगों का इंटरेस्ट प्रभावित होता है। तो जीएस पेपर 2 में लिखा हुआ है। तो इसको हम यहां से क्या करेंगे दोस्तों, डिस्कस करेंगे। क्या बोल रहा है दोस्तों, चाइना हैज कॉल्ड फॉर एन एक्सपीडिशंस इन नेगोशिएशन विद द आसियान कंट्रीज। अभी इसने क्या कहा है कि जो आसियान देशों के साथ में, अब आसियान देशों के साथ ही तो इसका डिस्प्यूट है, बहुत सारे आसियान देश हैं, मैं अभी बताऊंगा, जिनके साथ चाइना साउथ चाइना सी के ऊपर में डिस्प्यूट में है, जिसके साथ सीन फंसे हुए हैं उसके, वो कह रहा है साउथ चाइना सी में केवल और केवल मेरा टेरिटोरियल क्लेम है, और इसकी वजह से बाकी कई सारे देश हैं जो उसके साथ में कॉन्फ्लिक्ट में हैं। तो उसी की बात करेंगे। चाइना हैज़ कॉल्ड फॉर एन एक्सपीडिशंस इन द नेगोशिएशन विद द आसियान कंट्रीज ऑन द कोड ऑफ कंडक्ट फ्रेमवर्क फॉर द साउथ चाइना सी। नेक्स्ट ईयर इज द 20th एनिवर्सरी ऑफ द साइनिंग ऑफ डिक्लेरेशन। 20 साल हो गए हैं, 20वीं एनिवर्सरी होने वाली है अगले साल। किसके ऊपर में दोस्तों, इन्होंने एक डिक्लेरेशन साइन की थी, डिक्लेरेशन ऑन द कंडक्ट ऑफ पार्टीज इन द साउथ चाइना सी, जिसको डीओसी बोला जाता है। आप मेरी बात समझे कि नहीं समझे, मैं बताता हूँ, दोबारा समझाता हूँ। चाइना का साउथ चाइना सी डिस्प्यूट है, आपको पता है बहुत सारे आसियान देश ऐसे हैं जिनके साथ में चाइना इज एट लोगर हेड, सींग फंसे हुए हैं उसके, ठीक है। अब चाइना ने आज से 20 साल पहले एक डिक्लेरेशन साइन की थी जिसका नाम था क्या, साउथ चाइना सी, सॉरी, डिक्लेरेशन ऑन द कंडक्ट ऑफ पार्टीज इन साउथ चाइना सी, ठीक है, साउथ चाइना सी। चाइना विशेष टू वर्क विद द आसियान कंट्रीज टू मार्क द ओकेशन विद द कोमेमोरेटिव एक्टिविटीज, है ना। अब चाइना क्या चाहता है, अभी इसकी 20वीं वर्षगांठ है, तो चाइना चाहता है कि कुछ इस जो अभी ये इन्होंने किया था, डिक्लेरेशन साइन किया था, इसके ऊपर कुछ हो सके, मतलब थोड़ा बहुत गाजा बाजे के साथ में वो सेलिब्रेट कर सके, और इस 20वीं जो एनिवर्सरी है इसको थोड़ा सा यादगार बना सके। इशू क्या है मैं बताता हूँ। बीजिंग के बहुत सारे साउथ ईस्ट एशियन देश हैं जिनके साथ में ओवरलैपिंग इंटरेस्ट है। बीजिंग का दक्षिणी चीन सागर में कई दक्षिण पूर्वी एशियाई राज्यों के साथ में अतिव्यापी क्षेत्रों के दावे हैं। मतलब क्या कि जो साउथ ईस्ट नेशन है वो कहते हैं हमारे हैं, और चाइना बोल रहा है कि ये तो एरिया मेरा है। और ये सारे के सारे क्लेम कहाँ पर हैं दोस्तों, आपके साउथ चाइना सी में। चाइना कहता है कि देखो भाई, इस सी में नाम मेरा जुड़ा हुआ है, इस सी का नाम क्या है, चाइना सी, साउथ चाइना सी, तो ये सी मेरा है, ठीक है। चाइना का जो एक क्लेम है दोस्तों, ये इसलिए भी है क्योंकि ये जो एरिया है दोस्तों ये बहुत रिसोर्स रिच है, ठीक है, ये बहुत रिसोर्स रिच एरिया है, और यहाँ से आपका ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का शिपिंग ट्रेड जो है यहाँ से होकर पास होता है हर साल ना। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का जो ट्रेड है, शिपिंग ट्रेड्स है, वो यहाँ से होता है। और इसी चक्कर में इसके बहुत सारे देशों के साथ में विवाद चल रहे हैं, जैसे ब्रुनेई के साथ चल रहा है, मलेशिया के साथ है, फिलीपींस के साथ है, ताइवान के साथ है, वियतनाम के साथ है। समझ में आ रही बात, तो ये मामला है।
तो बीजिंग जो है इट हैज़ ओवरलैपिंग टेरिटोरियल क्लेम्स विद द सेवरल साउथ ईस्ट एशियन स्टेट्स इन द साउथ चाइना सी। चाइना क्लेम्स ऑलमोस्ट ऑल द रिसोर्स रिच सीज थ्रू विच द ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इन द, ठीक है। तो ब्रुनई, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम के प्रतिस्पर्धी दावों के साथ चीन लगभग सभी संसाधन समृद्ध समुद्र पर दावा करता है, जिसके माध्यम से शिपिंग व्यापार के अरबों डॉलर का शिपिंग जो है वो सालाना यहाँ से गुजरता है। बीजिंग हैज़ ऑल्सो बीन एक्यूज ऑफ डिप्लॉइंग अ रेंज ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर। अच्छा, बीजिंग ने ना, चाइना ने क्या कर रखा है, इस एरिया में बहुत सारे मिलिट्री हार्डवेयर भी लगा रखे हैं, जैसे जहाज रोधी मिसाइल लगा रखी है, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें इसने यहाँ पे तैयार कर रखी है दोस्तों, ठीक है। तो इस पर यह भी आरोप है कि इसने बहुत सारे मिलिट्री हार्डवेयर यहाँ पे लगा दिए हैं। और साथ ही साथ में 2016 के अंदर में इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल का एक डिसीजन था, ठीक है, उसको भी ये क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, कह रहा है कि मैं नहीं मानता। और उस ट्राइब्यूनल के डिसीजन में ये बात साफ साफ बोली गई थी कि भैया जो चाइना का हिस्टोरिकल क्लेम है ना, उसका कोई बेसिस तो है ही नहीं, उसका कोई विदाउट बेसिस है वो, दैट इज़ विदाउट बेसिस, ठीक है। तो ये बात भी यहाँ पर बोली जाती है कि चाइना का जो हिस्टोरिक क्लेम है दैट इज़ विदाउट बेसिस, उसका कोई आधार नहीं है, उसका कोई वजूद नहीं है यहाँ पे। तो ये वो सी है दोस्तों जहाँ पर है, देखो दिक्कत है, दिस इज़ स्पार्टले आइलैंड, जिसका चाइना, ताइवान, मलेशिया, ब्रुनई, फिलीपींस, वियतनाम, ठीक है, यहाँ इनके ऊपर में अपनी सॉवरेनिटी क्या करते हैं दोस्तों, क्लेम करते हैं। दीज आर द स्कैटर्ड आइलैंड्स, ये सारे के सारे हैं, देखो देखो, दिस इज़ द स्कैटर्ड, इन सबको स्पार्टले आइलैंड्स हम बोलते हैं। इसके बाद में यहाँ पर है दोस्तों आपके, ठीक है, पार्सल आइलैंड्स, तो इनके ऊपर भी विवाद है दोस्तों आपका। ये नतूना आइलैंड्स है, तो ये सारे आइलैंड्स जो हैं इनके ऊपर में आपका विवाद है। चाइना क्लेम करता है कि सारा का सारा एरिया उसका है, जबकि मलेशिया, ब्रुनई, ठीक है, फिलीपींस, वियतनाम, ठीक है, ताइवान, दे ऑल्सो क्लेम दैट कि ये सारा आपका नहीं है भैया, इसमें कुछ कुछ हमारा भी है, ठीक है। तो ये आपका डिबेट है। अब जो डिक्लेरेशन हुई थी जिसको हम डीओसी बोल रहे हैं, ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ द कंडक्ट ऑफ पैरिटीज इन द साउथ चाइना सी, ये नवंबर 2002 के अंदर में साइन हुई थी। चाइना के साथ में जो 10 आसियान नेशंस थे उन्होंने इसको साइन किया था। एक नॉन बाइंडिंग डिक्लेरेशन है, मतलब आप पे बाध्य नहीं है, आपको इसको मानने की आवश्यकता नहीं है। The document saw all 11 parties pledge their commitment to evenly conclude a binding code of conduct। और इस दस्तावेज के माध्यम से दोस्तों सबने कसम खाई थी, सबने प्लेज किया था एक कि किसके लिए प्लेज किया था, उन्होंने एक अपनी कमिटमेंट रखी थी कि वो एक बाइंडिंग कोड ऑफ कंडक्ट जो है इसके लिए बनाएंगे, ठीक है। सारे के सारे लोग क्या करेंगे, उस बाइंडिंग कोड ऑफ कंडक्ट को क्या करेंगे प्यारे बच्चों, उसको फॉलो करेंगे। तो ये बात यहाँ पर की गई थी। ये बात आप मेरी समझ रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? उसी की अभी क्या है दोस्तों, सालगिरह है। कौन सी सालगिरह है दोस्तों उसकी बताओ, ठीक है। ठीक है, द डिक्लेरेशन इन नवंबर 2022 चाइना एंड द 10 आसियान स्टेट्स हैं उन्होंने साइन किया था इसको। द डॉक्यूमेंट नोटेड दैट द अडॉप्शन ऑफ अ कोड ऑफ कंडक्ट इन द साउथ चाइना सी वुड फर्दर प्रमोट पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। इस दस्तावेज में ये भी कहा गया है कि जो दक्षिण चीन सागर है उसके अंदर आचार संहिता को अपनाने में इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। ये चाइना का कहना है। मतलब चाइना के मुंह से बात अच्छी लगती है क्या कि मतलब शांति बढ़ेगी? चाइना तो अशांति फैलाने के लिए बना हुआ है। नहीं, गलत तो ही बोल रहा हूँ लक्ष्मी मैं? चाइना बना ही किसके लिए? शांति फैलाने के लिए बना हुआ है। वेयर इज़ द साउथ चाइना सी? अब थोड़ा सा साउथ चाइना सी की लोकेशंस के बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। साउथ चाइना सी जो है इट इज़ एन आर्म ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक। आप देख लो यहाँ पर, ठीक है, ये जो है ना इधर, ये पैसिफिक, इधर पैसिफिक ओशियन है, तो पैसिफिक ओशियन के इधर है, तो वेस्ट पैसिफिक की एक भाग है। आप ये मान सकते हो कि चाइना, साउथ चाइना सी जो है ये पश्चिमी प्रशांत महासागर का एक भाग है। इट इज़ साउथ ऑफ चाइना, चाइना के दक्षिण में है। ईस्ट एंड साउथ ऑफ वियतनाम, अभी मैंने आपको बताया, देखो यहाँ पर ये वियतनाम है, तो वियतनाम के ईस्ट में है, ठीक है, थोड़ा सा साउथ में भी है। आपका ताइवान है, तो ताइवान के तो मतलब इधर है, साउथ ईस्ट में है आपका ये, है ना। ऐसे ही मलेशिया के नॉर्थ में हो गया, फिलीपींस के वेस्ट में हो गया, ठीक है। तो ये इसकी लोकेशन है। इट इज़ कनेक्टेड बाय द ताइवान स्ट्रेट। अब ये दोस्तों जो मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी कराई हुई है ना आपको, मैंने उसमें बताया हुआ है, आपको सारी स्टेट के बारे में बताया हुआ है। प्लस वाले बच्चों को तो पता ही होगा, ठीक है। आकांक्षा याद है, कराया हुआ है हमने। ताइवान स्ट्रेट कहाँ पर? इट इज़ कनेक्टेड बाय द ताइवान स्ट्रेट विद द ईस्ट चाइना सी। दो ताइवान स्ट्रेट इसको पूर्वी चाइना सागर के साथ जोड़ती है।
लुजोन स्ट्रेट जो है इसको फिलीपींस सी के साथ में जोड़ता है। ये सारी की सारी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। पीडीएफ यहीं से डाउनलोड कर सकते हो या मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो करो यार। कितनी बार मैं कहूँ टेलीग्राम चैनल फॉलो करो, सारी अपडेट टेलीग्राम पे मिलती है। मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करो, 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 मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करो। टेलीग्राम 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 टेलीग्राम। बॉर्डरिंग विद द टेरिटरीज, किस किस के साथ इसकी टेरिटरीज लगती है दोस्तों? इसकी टेरिटरीज लगती है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, चाइना के साथ इसकी टेरिटरी लगती है। रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान के साथ इसकी लगती है। फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनई, इंडोनेशिया, सिंगापुर, वियतनाम। तो इन सब के साथ में इस साउथ चाइना सी का क्या लगता है दोस्तों? बॉर्डर लगता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि क्यों ये साउथ चाइना सी जो है इतना इंपॉर्टेंस है। व्हाट आर द स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ दिस साउथ चाइना सी? सो दिस सी जो है इट होल्ड्स ट्रिमेंडियस स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर इट्स लोकेशन एज इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। भाई साहब ये ना इंडियन ओशन को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, तो इसकी बहुत स्ट्रैटेजिक जो है सिग्निफिकेंस है। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, सुंडा स्ट्रेट, ठीक है, ये सब साउथ चाइना, ये सारा का सारा रूट जो है साउथ चाइना सी से होके जाता है। तो आपका एक तरफ हो गया इंडियन ओशन, ठीक है, और दूसरी तरफ हो गया पैसिफिक ओशन। तो उसको जोड़ने का जो मेन काम है दोस्तों वो इसी के द्वारा होता है, ठीक है, वो इसी के द्वारा उसको जोड़ा जाता है। तो इसीलिए ये एरिया जो है स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, और इसीलिए हम बोल रहे हैं कि यहाँ से लगभग लगभग ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का क्या होता है दोस्तों? ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का यहाँ से क्या होता है मेरे बच्चों? ट्रेड होता है। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNATCD, 1/3 ऑफ द ग्लोबल शिपिंग पासिस थ्रू इट। आपकी पूरी दुनिया के अंदर में जो 1/3 शिप है ना वो इधर से ही पास होकर गुजरती है। कैरिंग ट्रिलियन ऑफ ट्रेड्स विच मेक्स इट अ सिग्निफिकेंट जियोपॉलिटिकल वाटर बॉडी, ठीक है, जो इसको एक बहुत महत्वपूर्ण वाटर बॉडीज के रूप में आपका बनाती है। कंटेस्टिंग क्लेम्स ओवर द आइलैंड्स, ठीक है, इसके ऊपर में बहुत सारे आइलैंड्स हैं जो मैंने अभी बताया आपको, जिनके ऊपर अलग अलग देश अपना अपना क्लेम दिखा रहे हैं। जैसे पार्सेल आइलैंड्स हैं जिनके ऊपर चाइना क्लेम करता है, ताइवान और वियतनाम। अभी पार्सेल आइलैंड्स कौन से हैं? देखो ये रहे पार्सेल आइलैंड, ये रहा। इसके ऊपर चाइना भी अपना क्लेम करता है, ताइवान भी अपना क्लेम करता है, और ये वियतनाम भी अपना क्लेम करता है। सब कहते हैं हमारा भी है, हमारा भी, हमारा भी है, ठीक है। फिर उसके बाद है ये रहा स्पार्टली, ठीक है, इसके ऊपर भी बात करेंगे अभी, है ना। तो चलिए, हाँ, दूसरा है स्पार्टली आइलैंड्स। इनके ऊपर में किस किस का क्लेम है दोस्तों? कौन कहता है? चाइना कहता है मेरा है, ताइवान कहता है मेरा है, वियतनाम कहता है मेरा है, ब्रुनई कहता है मेरा है, और फिलीपींस कहता है मेरा है। तो एक देश के साथ नहीं, चाइना के सबके साथ विवाद है, ठीक है। उसके 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 बाद में अगर हम बात करें तो स्काराबोरो शोला इज क्लेम्ड बाय द फिलीपींस, चाइना एंड ताइवान, ठीक है। तो ये सारे के सारे एरियाज़ हैं जो डिस्प्यूटेड हैं, इसमें आइलैंड्स अलग अलग और एरियाज़ ये आपको पता होने चाहिए इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कह रहा है कि सिंस 2010 चाइना हैज़ बीन कन्वर्टिंग अनइनहेबिटेड आइलैंड्स इनटू आर्टिफिशियल आइलैंड्स टू ब्रिंग इट अंडर द UN क्लोज। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम बात करें हेवन रीफ है, जॉनसन साउथ रीफ है, उसके बाद में फेरी क्रॉस रीफ है, तो इनको क्या किया जा रहा है दोस्तों? चाइना इनको कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, अनइनहेबिटेड आइलैंड को आर्टिफिशियल आइलैंड के अंदर में कन्वर्ट कर रहा है इसको, ठीक है। अब इसमें प्रीलिम्स के हिसाब से क्या क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको इस डिक्लेरेशन के बारे में पता होना चाहिए। जो DOC है जो इसने साइन की थी आपका 2002 के अंदर, ठीक है, नवंबर 2002 के अंदर में जो इन्होंने साइन की थी, जिसकी अभी 22वीं एनिवर्सरी आने वाली है, 20th एनिवर्सरी आने वाली है आई थिंक, है ना। तो उसको ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी कंट्री के साथ में डिस्प्यूट है, मतलब किन किन देशों के साथ में चाइना के सींग फंसे हुए हैं। ये 9 डैश लाइन क्या है? देखो ये रही 9 डैश लाइन, ठीक है, दिस इज़ द 9 डैश लाइन, देख रहे हो आप, दिस इज़ द चाइनाज 9 डैश लाइन मैरिटिलियम क्लेम्स। वो यहाँ तक का एरिया क्लेम करता है, कहता है यहाँ तक का एरिया मेरा है, ठीक है, दिस इज़ 9 डैश लाइन। ये रही 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसको बोलते हैं 9 डैश लाइन। ये एरिया जो है इसको कहता है चाइना की दिस इज़ माई एरिया। अब यार ये देखो मलेशिया बेचारा कितना पास है इसके यार, ये फिलीपींस के कितने पास है, वियतनाम के कितने पास है, लेकिन फिर भी कहता है क्या मेरा? चल मान लिया ये तेरा है, इतना मान ले यार, इतना मान ले, इतना मान ले, मतलब यहाँ तक क्लेम कह रहा है कि यहाँ तक मेरा है, ठीक है, पता नहीं किस हिसाब से कह रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैप वाला क्लास 2022 के लिए फिर से कराऊंगा यार, क्यों टेंशन ले रहे हो, ठीक है ना। अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट UAPA, यार ये बड़ा उसमें रहता है, ठीक है, इंडिया में बहुत सारे लोगों को पॉलिटिकल प्रिजनर्स इससे बनाए जाते हैं। तो UAPA जो है ये क्या है? अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट हम इसको बोलते हैं। GS पेपर 3 से संबंधित है, रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी, GS पेपर 3।
अनलॉफुल एक्टिविटी और प्रिवेंशन एक्ट क्या है? स्टूडेंट इन श्रीनगर हु लेड द सेलिब्रेशंस ऑफ पाकिस्तान विक्ट्री ओवर द इंडियाज इन रीसेंट T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच विल बी चार्ड अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, है ना। हाल ही में भी श्रीनगर के अंदर में क्या हुआ, क्रिकेट मैच के अंदर T20 मैच में इंडिया हार गया पाकिस्तान से। अच्छा, उसका भी जश्न जो है मनाया जा रहा है, तो उसके ऊपर में कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट है उसके ऊपर में UAPL, अरे आज भी मैच है ना, शुरू हो गया क्या? आज भी तो मैच है ना। शिपिंग ट्रेड क्या होता है प्रियंका? जहाज से व्यापार नहीं होता है आपका, जो आप सामान भेजते हो, ठीक है। जैसे मान लो आपने कोई एक देश दूसरे देश में सामान भेजता है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं हम, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जहाज़ों से ही तो करते हो आप, तो उसी को शिपिंग ट्रेड बोलते हैं, जहाज़ के द्वारा भेजा गया सामान। तो ऐसा बहुत आपका ट्रिलियन डॉलर का सामान जो है हम इसी से भेजते हैं, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो अभी इस मैच के ऊपर में ये UAP उस पर लग रहा है। किसकी बैटिंग आई है यार? बैटिंग किसकी है? बताओ फटाफट से, बैटिंग किसकी आई है? आज इंडिया को जीतना पड़ेगा यार, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। इंडिया के पापा बोल रहे हैं। इंडिया की बैटिंग है, 11 रन पे एक विकेट भी जो है वो भी हो चुकी है यार। शिट मैन, क्या करेंगे इंडिया वाले यार, ये इस बार भी हारेंगे क्या हम? कोई बात नहीं, एक ही विकेट तो गिरी है, पक्की बात है। रोहित शर्मा आउट हुआ होगा ना? कौन आउट हुआ है बताओ भाई। मैं देखता नहीं हूँ मैच, जब से सचिन ने जब से संन्यास लिया ना भाई, मैं मैच नहीं देखता, सच बता रहा हूँ। मैं तो देखता ही नहीं हूँ ऐसे, कभी कभी जैसे वर्ल्ड कप है, अभी ये बड़ा मैच है ना, दुनिया IPL देखती है, तो मैं तो देखता ही नहीं हूँ यार ये सब चीज़ें। सर पाक से हम 3 क्या बोल रहे हो? ठीक है, तो ये न्यूज़ थी बेसिकली। तो अभी कुछ बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे श्रीनगर के अंदर, तो पाकिस्तान जीत गया तो उसका सेलिब्रेशन कर रहे थे। तो अभी उन पे बताया जा रहा है कि उनके ऊपर में ये एक्ट लगेगा, अनलॉफुल जो है आपका बेसिकली UAP एक्ट जो है, इसके तहत उन पे कार्रवाई की जाएगी। द स्टूडेंट विल ऑल्सो बी मार्क्ड एज द ओवरग्राउंड वर्कर OGW ऑफ एंटी इंडिया ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इन स्टूडेंट्स को क्या किया जाएगा? इनको ओवरग्राउंड वर्कर के रूप में जो है इनके ऊपर कार्रवाई चलेगी। पुलिस रिकॉर्ड के अंदर में इनको ओवरग्राउंड वर्कर के रूप में मेंशन किया जाएगा कि ये जो लोग हैं ये भारत के खिलाफ रह के, भारत के खिलाफ क्या कर रहे हैं दोस्तों, कार्रवाई जो है ये कर रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे बोली गई है। द स्टूडेंट्स विल ऑल्सो बी मार्क्ड एज अ ओवरग्राउंड वर्कर of anti-Indian organization in the police record and denied all the government funded benefit in the future। भविष्य में ना इनको किसी भी प्रकार की सरकारी सुविधाएं जो सरकार की तरफ से मिलती हैं वो इनको नहीं दी जाएगी। और कर लो सेलिब्रेशन, ठीक है, और कर लो सेलिब्रेशन। कोई भी भविष्य के अंदर में किसी भी प्रकार की जो गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज है वो इनको नहीं प्रोवाइड की जाएगी। चलिए, अब ये अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट होता क्या है दोस्तों? देखो, ये 1967 के अंदर में इसको पास किया गया था। इस लॉ का उद्देश्य क्या था दोस्तों? इसका लॉ का उद्देश्य ये था कि भारत के अंदर में जो गैर कानूनी गतिविधियां हैं ना, और गैर कानूनी गतिविधि करने वाले जो संघ हैं, उनको उनके ऊपर प्रभावी रूप से क्या की जाए, एक रोकथाम लगाई जा सके। तो यही इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। इसको इंडिया में पास किया गया था और इसका काम जो था, मेन रीज़न जो था इसको पास करने का, वो क्या था दोस्तों? इसको पास करने का मेन रीज़न जो था वो ये था कि 1969 में हमने इसको इसलिए पास किया था ताकि आप ये कर सको कि इंडिया के अंदर में जो इस प्रकार की गैर कानूनी गतिविधियों वाले संघ जो हैं, जो कार्यरत हैं, आपको उनको रोकना है, ठीक है। आप उनको रोकने के लिए आपने बेसिकली इसको किया था। द एक्ट असाइन एब्सोल्यूट पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो, इस एक्ट में केंद्र सरकार के पास में बहुत बड़ी और एब्सोल्यूट पावर होती है। By way of which if the center deems an activity is unlawful then it may be an office by the official gazetteer declare it so। इसमें केंद्र सरकार के पास में दोस्तों बहुत तगड़ी पावर होती है, और इस पावर के तहत में केंद्र सरकार क्या कर सकती है, किसी भी गतिविधि को ऑफिशियल गैजेटा के माध्यम से अनलॉफुल डिक्लेयर कर सकती है। मतलब कोई भी काम ऐसा, जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच है, और अगर आपने मैच को सेलिब्रेट कर लिया, अगर इंडिया का सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो आपको इसको क्या करेगी, अनलॉफुल डिक्लेयर कर देगी, भैया ये अनलॉफुल है, ठीक है। तो ऐसा किया जा सकता है। इसके अंदर में हाईएस्ट पेनल्टी जो है वो डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजमेंट है। मतलब आपको उम्र कैद दी जा सकती है पूरी की पूरी, और साथ साथ में आपको इम्प्रिजमेंट, लाइफ इम्प्रिजमेंट के साथ साथ में आपको डेथ पेनल्टी, ये दोनों पेनल्टी हैं, हाईएस्ट पेनल्टी है आपकी। मृत्युदंड और आजीवन कारावास, ये आपकी इसमें सबसे ज़्यादा सजा है।
कुछ बातें हैं इसके अंदर में, वो देख लेते हैं। देखो, इस कानून के तहत में इंडियन और फॉरेन दोनों को चार्ज किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि भारतीयों को इसमें चार्ज नहीं करेंगे हम। तो इंडियन हो चाहे फॉरेन हो, दोनों को इसके अंदर में चार्ज किया जा सकता है। ठीक है, दोनों के ऊपर में यूएपीए के माध्यम से आप केस बना सकते हो, कार्रवाई जो है वो दोनों के ऊपर की जा सकती है। इसके अलावा इट विल बी एप्लीकेबल टू ऑल ऑफेंडर इन द सेम मैनर। जितने भी ऑफेंडर्स हैं ना, सब पे सेम रूप से लगेगा, सेम प्रकार से लगेगा। इवन इफ क्राइम इज कमिटेड ऑन अ फॉरेन लैंड, आपने क्राइम बाहरी किसी देश में किया है, फॉरेन लैंड पे किया, आउटसाइड इंडिया किया है, तो भी कोई बात नहीं है, आप पे ये सेम मैनर के अंदर में लगेगा। ठीक है, चाहे आपने क्राइम क्या किया हो दोस्तों, देश से बाहर किया हो, देश में रह के काम कांड किया हो, देश से बाहर रह के कांड किया हो, आप पे सेम मामला चलेगा, सेम तरीके से मामला चलेगा। आप इंडियन है, फॉरेनर है, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, आपने कांड किया है तो आप पे यूएपीए के तहत में कार्रवाई चलेगी। अच्छा, यूएपीए के अंदर में क्या होता है, पुलिस को और सेंट्रल गवर्नमेंट को ना कुछ पावर होती है। क्या पावर होती है? अंडर यूएपीए द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कैन फाइल अ चार्जशीट इन द मैक्सिमम 180, मतलब 180 दिन में तो चार्जशीट फाइल होगी, और जब तक चार्जशीट फाइल होगी आप जेल में बंद रहोगे, पड़े रहोगे। ठीक है, तब तक बेल वेल जो है वो सिस्टम जो है का डिले होता रहेगा। आफ्टर द अरेस्ट एंड द ड्यूरेशन कैन बी एक्सटेंडेड फर्दर आफ्टर इंटीमेटिंग द कोर्ट। आप 180 दिन तक तो आप चार्जशीट ही फाइल नहीं करोगे, आपको पता ही नहीं होगा आप किस चार्ज के अंदर में अंदर पड़े हो। ठीक है, और 180 दिन से बाद में भी इसको बढ़ाया जा सकता है। अगर आप सेंटर को, आप कोर्ट को बता दोगे, तो इवन आफ्टर 180 डेज के बाद भी आप क्या कर सकते हो, उस बंदे को पकड़ के आप जेल के अंदर में रख सकते हो बिना किसी चार्जशीट फाइल किए। ठीक है, आप सचिन सर के कितने बड़े फैन थे क्या? हम मैं नहीं, सही में प्रियंका मैं नहीं देखता उसके बाद, जब से सचिन सहवाग इन सब ने क्रिकेट खेलना छोड़ा है ना, मैं नहीं देखता, सच बात बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तब से फिर मैंने क्रिकेट देखना छोड़ दिया। मैं कहा यार छोड़ो, ठीक है, नहीं आता मुझे अब फिर देखने में। कभी कभी जो बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं वो देखता हूँ मैं। अच्छा, आगे बात करते हैं, हाउ डज द गवर्नमेंट डिफेंड दिस मूव। अच्छा, सरकार ने अभी, अरे मैच ही तो हारा था इंडिया, और ठीक है किसी ने सेलिब्रेशन कर भी लिया तो इसके क्या है, तो वो तो बहुत सारे ऐसे विरोधी लोग होते हैं ना, वो कर लेते हैं, तो इसमें यूएपी लगाने की क्या मतलब आवश्यकता है। तो सरकार ने क्या किया है, क्या बोला है सरकार ने, अपने इस मूव को कैसे डिफेंड किया है। देर इज नथिंग रॉन्ग इन चीयरिंग फॉर अ गुड बैट्समैन इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स हिज नेशनलिटी। अब मान के चलो, चलो मैं हूँ, आज इंडियन न्यूजीलैंड का मैच, अब मुझे कोई न्यूजीलैंड में कोई बैट्समैन अच्छा लगता है, मैं उसको सेलिब्रेट करूँ, तो उसमें कोई बुराई की बात थोड़ी ना है। अब बुराई की बात नहीं है तो क्या पाकिस्तान के बैट्समैन को सेलिब्रेट करना बुराई की बात है? क्या उसके ऊपर, हमारे ऊपर गैर देशद्रोही का धब्बा लग जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या बोला केंद्र सरकार ने इसके ऊपर, मैं वही आपको बताना चाहता हूँ। कह रहा है कि देर इज नथिंग रॉन्ग इन चीयरिंग अ गुड बैट्समैन, है ना, कोई गुड बैट्समैन है, अच्छा बैट्समैन है, किसी भी देश का है भाई, उसके ऊपर आपको, उसको अगर आप चीयर करना चाहते हो तो उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। बट सिंगिंग पाकिस्तान एंथम ऑन द प्रीमाइसिस ऑफ एन इंडियन इंस्टीट्यूशन इज एन एंटी नेशनल एक्ट। लेकिन आप भारत में हो और दोस्तों पाकिस्तान का वो गा रहे हो, ठीक है, इंडिया में हो आप और पाकिस्तान का क्या गा रहे हो दोस्तों, राष्ट्रीय गान गा रहे हो, तो वो एक बड़ी गलत चीज़ है। ठीक है, दैट इज़ रॉन्ग। ठीक है, वो आपको नहीं करना चाहिए। इंडिया में रह के आप पाकिस्तान का एंथम गा रहे हो, इंडियन लैंड के ऊपर, इंडियन इंस्टीट्यूशन के ऊपर रह के, ठीक है, आप ये कर रहे हो, तो दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ टोटली रॉन्ग। और उसी बात को हम क्या कह रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है वो गलत बताया जा रहा है। अच्छा, इसमें 2019 के अंदर में कुछ अमेंडमेंट्स भी हुए हैं, कुछ संशोधन भी हुए हैं इसमें दोस्तों, 180 देश तक, हाँ, धुलाई एज पर दी अमेंडमेंट्स 2019 में कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं, कुछ संशोधन हुए हैं, मैं उस संशोधन के बारे में भी आपको बताना चाहूँगा। इन एक्ट्स के द्वारा क्या किया जाता है, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जिसको हम एनआईए बोलते हैं, उसको पावर दी जाती है टू ग्रांट अप्रूवल ऑफ सीजर्स और अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, वो क्या कर सकता है दोस्तों, उसको अप्रूवल दिया जाता है कि भैया कोई भी प्रॉपर्टी को वो सीज कर सकता है, या जब केस चलता है उस प्रॉपर्टी को वो अटैच कर सकता है। ठीक है, जब भी वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, मान लो किसी व्यक्ति के ऊपर में यूएपीए के अंडर में कोई एक्टिविटी चल रही है, मतलब कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो ऐसे में जो आपका इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो डायरेक्टर जनरल है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का, वो आपकी प्रॉपर्टी को भी क्या कर सकता है, सीज कर सकता है, आपकी प्रॉपर्टी को भी अटैच कर सकता है उसके साथ में। द एक्ट एम्पावर्स द ऑफिसर ऑफ एनआईए, एनआईए का जो ऑफिसर है, of the rank of inspector or above investigate the case of terrorism in addition to those conducted by the, पहले क्या होता है, डीएसपी और एसीपी कंडक्ट करते थे, मतलब इस, मतलब टेररिज्म का केस लगा है तो डीएसपी या एसीपी करेंगे, लेकिन अब इंस्पेक्टर की रैंक वाला आदमी जो है और उससे ऊपर कोई रैंक वाला आदमी जो है कर सकता था। पहले सिर्फ बड़े अधिकारी करते थे, लेकिन अब हमने इंस्पेक्टर को भी ये पावर दे दी है कि भैया ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो भी खुद से क्या कर सकता है दोस्तों, वो भी खुद से, ठीक है, जो है इस प्रकार के जो आपकी इंक्वायरी है उसको कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, इट ऑल्सो इंक्लूड द प्रोविजन ऑफ आपका डेजिग्नेटिंग एन इंडिविजुअल एज ए टेररिस्ट।
पहले क्या था, भारत देश के अंदर में केवल और केवल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना, संस्था जो होती है, संगठन जो होता है, उसी को आप क्या डिक्लेयर कर सकते थे, टेररिज्म, ठीक है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या कर दिया, आप किसी एक व्यक्ति को भी क्या कर सकते हो, टेररिस्ट घोषित कर सकते हो। तो ये एक बड़ा जो है चेंज है। पहले आप एक सिंगल व्यक्ति को टेररिस्ट नहीं घोषित करते थे, बट आप अब 2019 के संशोधन के बाद यू कैन डिक्लेयर इवन अ सिंगल इंडिविजुअल टू द टेररिस्ट। आपको मेरी बात समझ में आई? 2019 के अंदर में हमने अमेंडमेंट किए, संशोधन किए। क्या संशोधन किए कि डायरेक्टर जनरल जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन करेगा तो वो प्रॉपर्टी, जिस व्यक्ति के ऊपर में केस चल रहा है उसकी प्रॉपर्टी को क्या कर लेगा, बताओ, उसकी प्रॉपर्टी को वो क्या करेगा दोस्तों, अटैच कर लेगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है दोस्तों, दूसरी बात ये है कि पहले क्या होता था, डीसीपी और एसीपी की रैंक से ऊपर वाले लोग ही जो है वो इसकी जांच करते थे, टेरर के केस जो है इनकी जांच करते थे। बट अब क्या है दोस्तों, अब आप इंस्पेक्टर से भी ये जांच करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इट ऑल्सो इंक्लूड द प्रोविजन ऑफ डेजिग्नेटिंग एन इंडिविजुअल एज अ टेररिस्ट। इसमें भाई एक इंडिविजुअल व्यक्ति को भी आप क्या टेररिस्ट घोषित कर सकते हो, पहले ऐसा नहीं था। हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट डिफाइंस द कंटोर ऑफ द यूएपीए, ठीक है। सो दिल्ली उच्च न्यायालय जो है उसने यूएपी की रूपरेखा को किस प्रकार से परिभाषित किया है वो भी हम देख लेते हैं। इन जून 2021 डिलीवरिंग अ जजमेंट डिफाइनिंग द कंटोर ऑफ द अदरवाइज वेग सेक्शन 15 ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967, द दिल्ली हाई कोर्ट लेड डाउन सम इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स अपॉन द इम्पोजिशन ऑफ सेक्शन 15, 17 एंड 18। क्या है, सुन लो आराम से, सांस ले लेता हूँ फिर बताता हूँ। देखो, जो ये अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट है ना, इसके अंदर में एक सेक्शन नंबर 15 है, सेक्शन नंबर 17 है और सेक्शन नंबर 18 है। तो सरकार क्या होती थी ना, जब किसी व्यक्ति पर कार्रवाई चल रही थी तो मतलब किसी पर भी ये सेक्शन थोप देती थी। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इसके ऊपर में कुछ गाइडलाइन दी है कि आप कैसे कैसे कब कब इन सेक्शंस को अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं आप किसी में भी करो और आप इन सेक्शंस को अप्लाई कर दो, तो वो जो है उसके लिए यहाँ पर क्या किया गया दोस्तों, मना किया गया। अब वो कौन कौन से सेक्शंस थे उसी के बारे में बात करेंगे। सेक्शन नंबर 15, इट एनग्राफ्ट्स द ऑफेंसेस ऑफ अ टेररिस्ट एक्ट। इसके अंदर में आतंकवादी अधिनियमों के अपराध को शामिल किया कि अगर कोई आतंकवादी टाइप का अपराध है तो वो सेक्शन 15 में आएगा। सेक्शन 17 में इट लेज डाउन द पनिशमेंट ऑफ रेजिंग फंड्स फॉर कमिटिंग टेररिस्ट एक्ट। अगर आप आतंकवाद कृत्य करने के लिए धन जुटा रहे हो, राशि तो चाहिए होगी ना भाई, पैसा तो चाहिए होगा ना, आप आतंकवाद भाई करवाओगे तो पैसा चाहिए, तो उसके लिए अगर आप राशि जुटा रहे हो तो वो एक्टिविटी सेक्शन 17 में आएगी। पहले क्या हो रहा था, कोई किसी भी सेक्शन में रखा जा रहा था, तो हाई कोर्ट ने डिफाइन किया कि सेक्शन 15 जो होगा इसमें आतंकवाद अपराध शामिल होंगे। अगर आप आतंकवाद के लिए फंड रेज कर रहे हो तो सेक्शन नंबर 17 के अंदर में उसको इंक्लूड किया जाएगा, वो आपका सेक्शन 17 में आएगा। सेक्शन 18 में क्या आएगा, इट एनग्राफ्ट द ऑफेंसेस ऑफ पनिशमेंट फॉर कॉन्स्पिरेसी एक्ट, ठीक है, टू कमिट ए टेररिस्ट एक्ट और एनी एक्ट परपिट्रेट टू कमिट ए टेररिस्ट एक्ट। तो आतंकवाद कृत्य करने के लिए जो साजिश करता है, ठीक है, तो उसकी सजा आप सेक्शन 18 के तहत में करोगे। तो ये चारों चीज़ें जो हैं इसके अंदर में बताई गई है, ठीक है। की ऑब्जर्वेशन मेड बाय द कोर्ट, अच्छा, अदालत के द्वारा दी गई मुख्य टिप्पणियां कौन कौन सी हैं, अलग अलग। टेररिस्ट एक्ट शुड नॉट बी यूज्ड लाइटली सो एज टू ट्रिविलाइज देम, ठीक है, आतंकवाद अधिनियम को हल्के में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है, ताकि मतलब ऐसा नहीं कि हर केस में तुम आतंकवादी का अधिनियम लगा दो यार, है ना, मतलब इनको हल्के में नहीं लो तुम, कि कोई भी मामला हो गया चलो किसी को सज़ा देनी है तो उसके ऊपर उठाया और यूएपीए लगा दिया, तो ये गलत चीज़ है, ठीक है। कोर्ट ने ये भी बोला है कि आप ऐसे मत करो यार, तुच्छ मत बनाओ इनको इतना। टेररिस्ट एक्टिविटीज दैट विच ट्रेवल्स बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। आप बताओ टेररिज्म क्या होता है, देखो जो हमारे देश के अंदर में पुलिस है ना, वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, अगर उनकी रीच से और उनके कैपेसिटी से बाहर का आपने कोई कांड किया है तो वो टेररिस्ट एक्टिविटी के अंदर आता है, ठीक है। टू डील विद द अंडर द ऑर्डिनरी पीनल लॉ, सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस दिया है, ये आपका हितेंद्र विष्णु ठाकुर केस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था। तो ये मैंने सारा चीज़ बताया दोस्तों, इसमें कोर्ट की ऑब्जर्वेशन क्या है, सेक्शंस जो दिल्ली हाई कोर्ट ने इसके अंदर में डिफाइन किए हैं मैंने वो भी आपको यहाँ पे बताए हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपको क्या रखना है दोस्तों, यहाँ पर इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। साथ ही साथ में 2019 के अंदर में जो जो अमेंडमेंट्स हुए हैं मैंने इनके बारे में भी बताया आपको दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें और न्यूज़ आपको बताई चल गई कि क्या हुआ है वास्तव में। सर यूएपीए से आर्टिकल 21 का उल्लंघन कैसे होगा प्रियंका, अगर आप टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहे हो तो उल्लंघन कैसे होगा उसका, ठीक है, ऐसा नहीं है, उसमें प्रावधान है ना, उसमें प्रोविज़न है। डेफिनेशन ऑफ संविधान के अंदर में तो पहले ही लिखा है कि फंडामेंटल राइट, अगर आप देश के हित के अगेंस्ट में जा रहे हो तो फिर फंडामेंटल राइट थोड़ी ना होंगे आपके, समझ रहे हो, आपको बोलने की स्वतंत्रता है लेकिन आप देश की सिक्योरिटी से ऊपर जाके थोड़ी ना बोल सकते हो, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी ना आपको। डेफिनेशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी क्या होती है प्यारे बच्चों,
पावर ऑफ सेंटर अंडर द एक्ट, इस कानून के तहत में केंद्र सरकार की क्या क्या पावर है, क्या जुडिशियल रिव्यू अप्लाई होता है इन केसेस के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, समझना है, पढ़ना है, इसके बारे में देखना है, क्या इन यूएपीए जैसे केसेस में जुडिशियल रिव्यू होता है। चेंजेस ब्रॉट अबाउट द अमेंडमेंट्स इन 2004 में जो संशोधन हुए थे वो 2019 के तो मैंने बता दिए। ऐसे ही 2004 में भी 2019 का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट संशोधन क्या था कि किसी भी इंडिविजुअल को आप क्या कर सकते हो दोस्तों, टेररिस्ट घोषित कर सकते हो। पहले नहीं कर सकते, पहले एक संस्था होती थी, इंडिविजुअल नहीं होता था टेररिस्ट। आप किसी इंडिविजुअल को भी आप घोषित कर सकते हो। क्या ना फॉरेन नेशनल भी चार्ज अंडर दिस एक्ट, यूएपी एक्ट। हाँ भाई, फॉरेनर हो या इंडियन हो, ठीक है, आप उसको यूएपी के अंदर में क्या कर सकते हो दोस्तों, चार्ज कर सकते हो। इसमें कोई भी दोहराए वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हिंदी में गैर कानूनी गतिविधियों की परिभाषा आपके हिसाब से क्या होगी। दूसरा, अधिनियमों के तहत केंद्र की शक्तियां क्या होगी, क्या ऐसे मामलों में न्यायिक समीक्षा लागू होती है। 2004 2019 में जो संशोधन हुए थे उनसे क्या क्या परिवर्तन जो है इस एक्ट के अंदर में लाए गए थे। क्या अधिनियम के तहत विदेशी नागरिकों पर भी यूएपीए के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। हाँ, चलाया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग, पीआरएफ, क्या होती है प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग लोन, इसके बारे में बात करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द एशियन डेवलपमेंट बैंक साइंड अ 4.5 मिलियन प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग लोन। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने कुल मिलकर साथ में लगभग 4.5 मिलियन डॉलर की परियोजना जो है इसमें साइन की है। किसने दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी। आज एक टॉपिक और पढ़ा था ना जिसका नाम क्या था, एशियन इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, एआईआईबी, ये एडीबी है। तो इंडियन गवर्नमेंट और एडीबी ने मिलकर दोस्तों लगभग 4.5 मिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग लोन जो है दोस्तों वो यहाँ पर जो है साइन किया है। द पीआरएफ सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन टू इंप्रूव अर्बन मोबिलिटी, है ना। इसका काम क्या था दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट हमने, ये जो लोन हमने साइन किया है, इसका उद्देश्य क्या था। जो आइजोल है, ठीक है, आपको पता है आइजोल, बताइए कौन से राज्य की कैपिटल है, फटाफट बताओगे सारे के सारे बच्चे मुझे। आइजोल किसकी कैपिटल है, जल्दी बताओ, देखते हैं कितने लोगों को पता है, छोटी सी बात है। तो पीआरएफ जो है इट सपोर्ट्स डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, ठीक है, मिजोरम, ठीक है। सो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन टू इंप्रूव द अर्बन मोबिलिटी, आइजोल के अंदर अर्बन मोबिलिटी को इंप्रूव किया जा सके बाय आइडेंटिफाइंग हाई प्रायोरिटी अर्बन ट्रांसपोर्ट इन्वेस्टमेंट फॉर एंश्योरिंग प्रोजेक्ट्स एंड एनहेंसिंग इट्स रेडीनेस बाय सपोर्टिंग ड्यू डिलीजेंस एंड अदर प्रिपरेटरी एक्टिविटीज़। तो इसके लिए ये बात हो रही है, ठीक है, कि आइजोल के अंदर में हम चाहते हैं कि जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर में हम इन्वेस्टमेंट करें, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर में हम इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। तो इसके लिए ये बेसिकली लोन जो है ये आपका साइन हुआ है। द पीआरएफ विल डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान फॉर आइजोल, ये आइजोल के लिए एक बहुत बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव आपका एक मोबिलिटी प्लान जो है वो डेवलप करेगा। दैट आउटलाइन द अर्बन ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज एंड बिल्ड सिनर्जीज with urban development planning initiative in the state and promote the climate and disaster resilience and gender inclusiveness in the intervention। इसके तहत में एक व्यापक गतिशीलता योजना विकसित करेगा जो शहरी परिवहन विकास रणनीति की रूपरेखा तैयार करती है और राज्य के अंदर में शहरी विकास योजना पहल के साथ तालमेल का निर्माण करती है और इसके हस्तक्षेपों में जलवायु और आपदा, लचीलापन और लिंग समावेश को क्या करेगा, बढ़ावा। तो बेसिकली आइजोल के लिए प्रोजेक्ट है। कई बार ऐसे सवाल आ जाते हैं दोस्तों, आपसे पूछ लिया जाता है कि बताओ, ठीक है, हाल ही के अंदर में अभी एडीबी के साथ में हमारा कोई जो है एक एग्रीमेंट साइन हुआ है तो वो कौन सा है, तो उसके बारे में बताओ, तो किस राज्य के लिए हुआ है, तो ऐसे सवाल आ जाते हैं। अच्छा, इसका महत्व क्या आइजोल के लिए, देखो आइजोल जो है ना, इट इज़ द सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सर्विस इंडस्ट्रीज इन द मिजोरम एंड अर्बन मोबिलिटी इन आइजोल इज सीवियरली कंस्ट्रेंड बिकॉज ऑफ द रैपिड एंड अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन। क्या हो रहा है दोस्तों, देखो मणिपुर वैसे भी नॉर्थ ईस्ट के अंदर हम चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, नॉर्थ ईस्ट को हम अपना इंडिया का गेटवे बनाना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको इनमें विकास करना पड़ेगा, डेवलपमेंट करना पड़ेगा, है ना। और इन जगहों पर जो डेवलपमेंट हो रहा है वो अनप्लान्ड डेवलपमेंट हो रहा है, अर्बनाइजेशन अनप्लान्ड हो रहा है, कोई प्लानिंग नहीं हो रही। तो हम चाहते हैं कि वो प्लानिंग से सारा का सारा डेवलपमेंट हो, अर्बनाइजेशन हो। साथ साथ के अंदर में हम ये भी चाहते हैं कि जो मोबिलिटी है वो जो है मॉडर्न मोबिलिटी हो, क्योंकि ये जो जगह है आइजोल जो है कैपिटल है, आपको पता है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव और सर्विस इंडस्ट्री का हब भी है, ठीक है ना।
दिस लैड टू द ट्रैफिक कंजेशन। इससे क्या हो रहा है, आजकल यहाँ पे ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा कंजेशन होता है। यहाँ पर सड़कों की जो विड्थ है वो बहुत भीड़ी है, मतलब छोटे छोटे रोड हैं। दस दिस प्रोजेक्ट इज सिग्निफिकेंट एज इट सीक्स टू रिजॉल्व द ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये मिजोरम की जो कैपिटल है उसके अंदर में जो एडमिनिस्ट्रेटिव हब है, जो सर्विस हब है, उसके अंदर में जो ट्रांसपोर्ट संबंधी प्रॉब्लम है उसके अंदर में एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड करेगा और अर्बन मोबिलिटी को क्या करेगा दोस्तों, ईज करेगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा जान लें। इसको हमने 19 दिसंबर 1966 को इसको स्थापना की थी हमने दोस्तों। इसको वर्ल्ड बैंक के मॉडल पे ही स्थापित किया गया। इसका हेडक्वार्टर मनीला है, फिलीपींस के अंदर है। वर्तमान में इसके 68 मेंबर हैं, ठीक है। 49 फ्रॉम विद इन द एशिया और 49 जो है वो सिर्फ और सिर्फ एशिया से बिलोंग करते हैं। कुल मिला के 68 मेंबर एंड 49 मेंबर्स जो हैं दे आर फ्रॉम द एशिया। जापान के पास सबसे ज़्यादा शेयर हैं एडीबी के, एशियन डेवलपमेंट बैंक के। उसके बाद यूएसए इसका मेंबर है। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसा नहीं है, इसका नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ एशिया ही इसके अंदर शामिल है। इसके अलावा भी जो है देखो इसमें लोग शामिल हैं, जैसे यूएसए की बात कर लें हम, है ना। तो जापान के पास में सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर है इसके। द प्रेसिडेंट हैज़ ऑलवेज बीन जापानीज़। इसी वजह से जो प्रेसिडेंट इसका बनता है वो हमेशा जापानीज़ होता है, ठीक है। एडीबी इज़ एन ऑफिशियल यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर। यूनाइटेड नेशन के अंदर में ऑब्जर्वर का, पर्यवेक्षक का स्टेटस भी इसको प्राप्त है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना एशिया के अंदर, एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। इसका पर्पज़ है कि ये इस एशिया को प्रॉस्पेरस बनाए, ठीक है, इंक्लूसिव बनाए, रेजिलियंट बनाए एंड सस्टेनेबल एशिया जो है बनाए इसको, ठीक है। तो ये इसका उद्देश्य है। साथ साथ में पॉवर्टी को क्या किया जाए दोस्तों, इरेडिकेट करे, पॉवर्टी को हम हटाएं, ये उद्देश्य है। ये अत्यधिक गरीबी को मिटाने के लिए अपने प्रयासों को बनाए रखने और एक समृद्ध, समावेशी और लचीला और टिकाऊ एशिया और प्रशांत को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये इसके क्या हैं दोस्तों, आपके उद्देश्य हैं और इसी के लिए बेसिकली ये क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, ये काम कर रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? समझ पा रहे हो आप मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ। अगली बात कर रहे हैं हम दोस्तों, नॉन फंजिबल टोकन, एनएफटी। ये क्या है, ठीक है, नॉन फंजिबल टोकन। यहाँ पर अगर हम बात करें तो अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार के बीच में 4.5 बिलियन का एक प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग जो है लोन हुआ है। इसके तहत हम क्या करेंगे, आइजोल जो मिजोरम की कैपिटल है वहाँ पर दोस्तों हम ट्रांसपोर्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे इन पैसों की मदद से, क्योंकि यहाँ पे रोड बहुत भीड़े भीड़े हैं तो ट्रैफिक जैम लग जाता है, कंजेशन हो जाता है। और आइजोल जो है एक उभरता एरिया है, यहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव हब है, सर्विस हब है, तो वहाँ पर हम चाहते हैं कि बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करें। एडीबी क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। जापान इसका सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस के अंदर में, 68 मेंबर्स हैं और हमेशा जो प्रेसिडेंट है कुछ भी कर लो जापानीज़ ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जापान के पास में इसके सबसे ज़्यादा शेयर हैं। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों नॉन फंजिबल टोकन की, ठीक है। व्हाट इज़ द नॉन फंजिबल टोकन, चलो ठीक है, ये अभी हमें न्यूज़ में सुनने को मिल रही है, नॉन फंजिबल टोकन। तो इसका मतलब क्या है, देखो, इट इज़ अ डिजिटल एसेट, बेसिकली एक डिजिटल एसेट है हमारे पास, दैट रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स लाइक आर्ट, म्यूजिक, इन गेम आइटम्स एंड वीडियोज़, ठीक है। ये क्या कह रहा है दोस्तों, डिजिटल एसेट है बेसिकली नॉन फंजिबल टोकन, जो आपका रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को दिखाता है, जैसे आर्ट एंड म्यूजिक कहाँ पर दोस्तों, इन गेम आइटम्स एंड वीडियोस, है ना, उसका प्रतिनिधित्व करता है। दे आर बॉट एंड सोल्ड ऑनलाइन, इनको आप ऑनलाइन खरीद भी सकते हो और इनको बेच भी सकते हो, फ्रीक्वेंटली विद क्रिप्टो करेंसी, बट इनको खरीद किससे पाओगे आप, क्रिप्टो करेंसी, जैसे बिटकॉइंस वगैरह होते हैं ना। एंड दे आर जनरली एनकोडेड विद द सेम अंडरलाइंग सॉफ्टवेयर एज मैनी क्रिप्टोज। जैसे क्रिप्टोज का सॉफ्टवेयर क्या है बताओ, ब्लॉकचेन, है ना, तो इनका भी जो अंडरलाइन सॉफ्टवेयर है वो ब्लॉकचेन ही है, ठीक है। इट वाज फर्स्ट क्रिएटेड बाय इन्वेंटर्स इन 2014 एंड नेम्ड मोनेटाइज्ड ग्राफिक। पहली बार 2014 के अंदर में बेसिकली इसको जो है लेके आया गया था सामने, और उस समय इसका नाम रखा गया था दोस्तों क्या, मोनेटाइज्ड ग्राफिक। पहली बार फर्स्ट टाइम इसको क्रिएट किया गया था 2014 के अंदर, एंड दैट वाज नेम्ड एज द मोनेटाइज्ड ग्राफिक। इसको मोनेटाइज्ड ग्राफिक का जो है हमने नाम उस समय पे दिया था, ठीक है। The key differences between the cryptocurrencies and NFT is the cryptocurrencies are fungibles, ठीक है, और these are non fungibles। ये वो fungibles हैं, ये non fungibles हैं। One can trade a bitcoin for another bitcoin but cannot do for the this। fungible का मतलब समझते हो ना, कि आप एक चीज़ दे के दूसरी चीज़ ले सको, तो ये fungible नहीं है। मतलब fungible मतलब ये भी होता है कि यार आप जैसे आपके पास 100 का नोट है तो आप इसको तोड़ सकते हो ना, जैसे 10-10 के 10 नोट ले सकते हो, 50 के 2 ले सकते हो, ठीक है, तो ये फंजीबल है। ऐसे ही मान लो मेरे पास एक हीरा है, बड़े हीरे की कीमत है मान लो 1 लाख रुपए, तो अब इस हीरे के मैं 15 टुकड़े कर दूं तो आप कहो इन 15 टुकड़ों की वैल्यू 1 लाख है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, वो 15 टुकड़े हो सकता है कि आपकी वैल्यू 0, क्योंकि हीरा जितना बड़ा होता है उतना, तो ये फंजीबल नहीं है। बिटकॉइंस फंजीबल्स होते हैं और ये आपका फंजीबल नहीं होता है। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है दोस्तों, आपको पता है ये डिजिटल करेंसी होती है ना,
और ये डिजिटल करेंसी होती है, बट दे आर नॉट बैक्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक। जैसे भारत के अंदर में आरबीआई है तो उनके द्वारा बैक नहीं होती। इनके पीछे में किसी भी प्रकार का जो है आपकी फिएट करेंसी जो है उससे बैक्ड नहीं होती है, तो इसीलिए इनके ऊपर रिस्क होता है। तो आप अपनी इच्छा से कर सकते हो, करना है तो इन्वेस्टमेंट, बाकी कल को कोई फ्रॉड हो गया तो आप सरकार के पास मत चले जाना, सरकार ने तो पहले ही बोल रखा है, ठीक है ना। इसमें सरकार का किसी प्रकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, ठीक है, ओके। अगली बात करते हैं दोस्तों, लेक ताहाइयो, ठीक है, लेक ताहाइयो। अब इससे संबंधित क्या बात है, चलिए बात करते हैं। ड्रॉट फ्यूल्ड बाय क्लाइमेटिक चेंज हैज ड्रॉप्ड लेक ताहाइयो बिलो इट्स नेचुरल रिम एंड हॉल्टेड फ्लोज इनटू द ट्रुस्की रिवर, ठीक है। सो ये कह रहा है कि जो जलवायु परिवर्तन है उसकी वजह से बहुत सूखा पड़ गया है और आपका इस नदी के इस झील के अंदर में पानी नीचे चला गया, और पानी नीचे जाने से जो ट्रक्की नदी के अंदर पानी जा रहा था उसका प्रभाव भी कम हो गया है। साइंटिस्ट आर कंसर्न दैट ग्रोइंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ लो वाटर एक्सट्रीम्स में बिकम्स अ न्यू नॉर्मल। और ऐसा हमें दिख गया है दोस्तों कि लगातार अगर हम देखें तो बारिश कम हो रही है, और बारिश कम होने की वजह से जो लो वाटर लेवल का जो रिजीम है ना, एक नॉर्म बन गया, एक नया नियम बन गया है दोस्तों, ठीक है। अगर आप देखोगे तो एक नया नियम बन गया, और ऐसा अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे ये चलता ही रहेगा अब आगे। दे पॉइंट टू द सीजनल शिफ्ट्स इन द वेदर पैटर्न्स कॉजिंग प्रेसिपिटेशंस। आप अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मौसम के मिजाज में भी बदलाव हो रहा है, ठीक है, वर्षा का पैटर्न पूरी तरीके से बदल रहा है। ओवर द पास्ट सेंचुरी द अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन फॉलिंग एज स्नो हैज़ डिक्लाइंड फ्रॉम 52% इन 1910 टू 33%। जो बर्फ़ गिरती थी वो 52% से घट के 33% हो गई है इन 2020, एंड इट इज़ प्रोजेक्टेड टू ड्रॉप बिलो 20% एट द एंड ऑफ द सेंचुरी। और जब ये 21वीं शताब्दी हमारी ख़त्म होगी ना, ठीक है, तब तक ऐसा माना जा रहा है कि बर्फ़ जो है इसका गिरना 20% से भी कम हो जाएगा। अब मैं ये जो लेक टोहा है इसके बारे में, टाहो है, इसके बारे में बात करता हूँ। एक फ्रेश वाटर लेक है दोस्तों आपका, ये कैलिफोर्निया में है, नवाडा इसका बॉर्डर लगता है, तो सीरा नवाडा के साथ में है, नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ सीरा नवाडा यूएसए। मैंने पढ़ाया हुआ है आपको दोस्तों, सीरा नवाडा इज़ द लार्जेस्ट ब्लॉक माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ है। इट इज़ द सेकंड डीपेस्ट लेक इन द यूएस के अंदर में दूसरी डीपेस्ट लेक है, क्रेटर लेक है दोस्तों आप ये, एंड विद द क्रेटर लेक इन द ओरिगानो बीइंग द डीपेस्ट इन द यूएस। सबसे बड़ी जो ये आपकी डीपेस्ट नहीं है, ये सेकंड डीपेस्ट है। पहली डीपेस्ट लेक कौन सी है, क्रेटर लेक ऑफ ओरिगन, ठीक है, ओरेगन जो है वो आपकी सबसे गहरी लेक है, ये दूसरी गहरी लेक है आपका यूएसए की। इट इज़ फेड बाय न्यूमेरस स्मॉल स्ट्रीम, बहुत छोटी छोटी धाराओं के द्वारा इसके अंदर में पानी आता है। इट इज़ ड्रेन्ड बाय रिवर ट्रक्की रिवर, ठीक है, टू द पिरामिड लेक, नवेडा नदियाँ, ये नदियाँ सारी इसके अंदर में जाके गिरती हैं। व्हाट इज सप्लाइड थ्रू इट्स वेस्टर्न आउटलेट द ट्रकी फॉर द न्यूलैंड इरीगेशन प्रोजेक्ट्स ऑफ नवाडा। अब नवाडा के अंदर में इससे पानी भेजा जाता है और इरीगेशन प्रोजेक्ट्स है, बट वो भी अब इरीगेशन प्रोजेक्ट भी दोस्तों प्रभावित होगा। अगर भाई झील में ही पानी नहीं है तो फिर अब कहाँ से पानी दोगे, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। यहाँ से आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इवोल्यूशन ऑफ टस्कलेस एलिफेंट्स, ठीक है, टस्कलेस एलिफेंट्स के इवोल्यूशन की बात करूंगा मैं, ठीक है, यानी कि गोरांगोसा नेशनल पार्क के बारे में बात करेंगे, ठीक है। गोरांगोसा नेशनल पार्क क्या है, चलिए। इन द गोरांगोसा नेशनल पार्क इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स वर विटनेस्ड विच लेड्स टू द मोर टस्कलेस फीमेल एलिफेंट। टस्कलेस का मतलब क्या होता है, अरे जिनके दांत नहीं होते ना, तो ऐसे अब दांतों को तो तोड़ देते हैं, इन दांतों की वजह से बेचारों को मार दिया जाता है। तो आजकल क्या हो रहा है कि ट्रेंड ग्रो कर रहा है कि जो मादा एलिफेंट है ना, उनके दांत है ही नहीं, ठीक है, ले लो तोड़ लो, कहाँ से दांत तोड़ोगे। तो ये ट्रेंड अभी ग्रो कर रहा है दोस्तों, फीमेल एलिफेंट्स के अंदर में ट्रेंड ग्रो कर रहा है। ड्यूरिंग द मोजाम्बिकन सिविल वॉर 1977 एंड 1992 द एलिफेंट पॉपुलेशन इन द ईस्ट अफ्रीका सेंचुरीज फेल बाय 90%। जो ये युद्ध हुआ था, मोजाम्बिकन सिविल वॉर हुआ था दोस्तों, इसमें ऐसा देखा गया था कि जो हाथी की जो पॉपुलेशन है वो बहुत रिड्यूस कर गई थी। मतलब आप देखोगे तो 90% इनकी हाथी की पॉपुलेशन जो है वो ग्रो मतलब डिक्रीज़ कर गई ड्यू टू द पोचिंग फॉर थ्राइविंग आइवरी ट्रेड। इनका जो दांत होता है ना, उसके ट्रेड के चलते 90% इनकी जो है प्रजातियाँ जो हैं वो कम हो गई थी। एज द पॉपुलेशन रिकवर्ड, धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन रिकवर होती है। नेचुरली टस्कलेस फीमेल एलिफेंट्स बिकम्स अ कॉमन साइट्स इन द आपका गोरनगोसा नेशनल पार्क। और अब देखोगे तो गोरनगोसा नेशनल पार्क के अंदर में ना आपको ऐसे आमतौर पे हाथी दिखेंगे जिनके दांत ही नहीं है। रीजंस क्या हैं दोस्तों टस्कलेस फीमेल एलिफेंट के, मादा हाथियों के जो जिनके ये दांत नहीं है, उसका कारण क्या है? रिसर्चर्स हैव सीक्वेंस्ड द जीनोम ऑफ टस्कलेस एंड टस्क्ड एलिफेंट टू डिड्यूस 2 जीन्स, है ना, मतलब उनके जीन्स अभी दोनों की स्टडी हुई है, उससे पता क्या चला है कि 2 जीन्स हैं जो इस दांत के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उनका नाम क्या है? पहले का है MEP1A
हुज रोल इंक्लूड्स द फॉर्मेशन ऑफ द एनिमल, जो दांत के बाहर का एनिमल होता है ना, ये उसको निर्माण करता है, ये वाला जीन। द सेकेंड इज एक्स क्रोमोजोम कॉल्ड एज द एमलेक्स, दूसरा है एक्स क्रोमोजोम जिसका नाम एमलेक्स। दिस जीन इज लोकेटेड क्लोजर टू द अदर क्रूशियल जीन्स विच आर नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ मेल और वाई क्रोमोजोम। म्यूटेशन इन दिस जीन अफेक्ट दीज अदर जीन्स एज वेल, कॉजिंग द डेथ ऑफ वाई क्रोमोजोम। एज अ रिजल्ट फीमेल एलिफेंट्स इन द आपका ग्रोनगोसा कैन प्रोड्यूस बोथ टस्क्ड एंड टस्कलेस फीमेल ऑफस्प्रिंग्स बट ओनली टस्क मेल ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, तो ये आप ध्यान, मतलब दांत सिर्फ किसके होंगे, मेल के होंगे, फीमेल के दांत नहीं होंगे। ठीक है, ये कहाँ पर है दोस्तों, ये अफ्रीका की रिफ्ट वैली में, मोजाम्बिक, साउथ ईस्ट अफ्रीका के अंदर में बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये वहाँ पर लोकेटेड है। ये 4000 किलोमीटर से बड़ा एक स्क्वायर पार्क है दोस्तों। इट इज़ कंप्राइजिंग वैली फ्लोर, पार्ट ऑफ द सराउंडिंग प्लेटूज, ये सब इसके अंदर में आते हैं। ये सवाना के अंदर में आता है, वुडलैंड्स, वेटलैंड्स एंड द वाइड पैन ऑफ द वाटर कॉल्ड लेक। इसके अंदर एक लेक भी है जिस झील का नाम क्या है, उरेमा। इट इज़ वंस हंटिंग रिजर्व एंड इन 1960 इट वॉज डिजाइंड एज अ नेशनल पार्क। पहले एक हंटिंग रिजर्व था, यहाँ लोग शिकार करते थे, बट 1960 के बाद में इसको एक नेशनल पार्क में डिक्लेयर कर दिया। प्यारे बच्चों, ये थे हमारे 27 तारीख के 27 अक्टूबर के करंट अफेयर। और आप हमारे साथ में अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के साथ भी जुड़ सकते हो, पीडीएफ आपको यहाँ से मिल जाएगी और मैं अभी टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, अभी के अभी शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम जिन जिन बच्चों के पास नहीं है ज्वाइन कर लो। बाकी आप मेरे साथ अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इससे जुड़ने के लिए आप मेरा कोड यूज़ करेंगे, मेरा कोड है सुमित10। चाहे आप प्लस करें चाहे आइकॉनिक करें दोस्तों, आपको मेरा कोड यूज़ करना है सुमित10। फ़र्क क्या है देखो, इसमें लाइव क्लास, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस, वीकली टेस्ट है। यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो पर्सनल गाइडेंस आपको मिलता है, एक पर्सनल मेंटोर आपको मिलता है जो आपको एक्सपर्ट गाइडलाइंस और आपकी स्टडी को प्लान करता है। बट आप जब मेरा कोड यूज़ करोगे तो मैं तो आपको गाइड करूँगा ही करूँगा दोस्तों। साथ ही साथ ये जीएस के कोर्सेज हैं, अगर आप देखोगे दोस्तों, दीज आर द कोर्सेज। एक्चुअल फीस है जीएस की 6 महीने की, 1 साल की, 2 साल, 3 साल। ठीक है, और ये उनकी डिस्काउंटेड फीस है दोस्तों। आप देख रहे हो, जब आप मेरा कोड लगाओगे तो 10% डिस्काउंट, आफ्टर 10% डिस्काउंट ये आपकी फीस होगी। आइकॉनिक के लिए अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये आइकॉनिक की फीस है 1 साल, 2 साल, 3 साल, बट आपने कोड लगाया मेरा तो आपको देखो 10% डिस्काउंट। तो कुछ भी करें आप प्लस करें चाहे आइकॉनिक करें, यू जस्ट हैव टू यूज़ द कोड सुमित10। आपको सुमित10 कोड जो है वो यूज़ करना है। इसी प्रकार अगर मैं ऑप्शनल की बात करूं दोस्तों, देयर आर द 19 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, 19 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं जो अनअकैडमी में पढ़ाए जा रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ऑप्शनल की तैयारी कर सकते हैं। और इसके लिए भी प्यारे बच्चों आपको कोड क्या यूज़ करना है, सुमित10। मेरा नवंबर में ऑप्शनल का कोर्स आ रहा है, ज्योग्राफी ऑप्शनल्स में आपके लिए लेके आ रहा हूँ, आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों, जो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन या 2 ईयर का या 3 ईयर का सब्सक्रिप्शन करना चाहते हैं तो बेस्ट तो यही है, कॉम्बो सब्सक्रिप्शन करो। कॉम्बो के अंदर में क्या होता है, इसके अंदर में जीएस प्लस ऑप्शनल दोनों एक साथ मिलते हैं। ये अभी की फ़ीस है, ये पुरानी फ़ीस थी, ये भी वर्तमान की फ़ीस है। इस पर भी 10% ऑफ मिलेगा आपको। मतलब ये जो फीस है ना, ये 31 तारीख तक है, 31 के बाद प्राइस बढ़ सकता है। तो 31 तारीख तक जाए और फटाफट सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। याद रखिएगा, कोड लगाएंगे सुमित10। इसके बाद में आपको 45,000 रुपये की टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगी और साथ ही साथ में दोस्तों मेरा गाइडेंस तो आपके साथ में रहेगा और किताबें भी आपको मिलेंगी। जिस बच्चे को लोन के द्वारा करना है दोस्तों, वो आप फटाफट से, उनको मैंने बताया है, आप क्या कर सकते हैं, मेरे इस लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, उस फॉर्म को भर दीजिए। मेरी टीम आपको कॉल करेगी, बट उनको बोल दीजिए कि हमें सुमित सर के साथ ही करना है, सुमित10 लगा के ही कोड हमें ज्वाइन करना है। ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग दिस सेशन दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। मिलते हैं दूसरी क्लास में, बाय बाय।